हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर बीएनएस लेक्चर सीरीज, जहां हम डिस्कस करते हैं सारे सेक्शंस को, सारे प्रोविजंस को, बीएनएस के सभी चीजों को डिटेल में और जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से हमें कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें हम देखते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था इस चैप्टर का ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज वाला जो टॉपिक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, मतलब मैरिज का कॉन्सेप्ट इसमें हमने समझा एंड मैरिज से अराइज होने वाले, बिकॉज ऑफ मैरिज अराइज होने वाले जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सारे पे हमने डिस्कस किया था। प्राइमरली इन सारे ऑफेंसेस में हमने देखा कि विक्टिम जो है वो एक वुमन है एंड परपेट्रेटर ऐसा मेनली जो है वो एक मेल है। ठीक है, अब इसमें हमने सेक्शन 80 से लेके 87 तक के सेक्शंस को कवर किया था, जिसमें हमने डाउरी डेथ, क्रुएल्टी, फिर एक फेक सेरेमनीज करना, एक झूठा मैरिज दिखाना, या किसी वुमेन को टेम्प्ट करके या किडनैप करके लेके जाना फॉर मैरिज, ये सारी चीजें, ये सब ऑफेंसेस क्या है एंड उसके पनिशमेंट्स क्या है, ये सब हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए थे। हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफेंसेस कॉजिंग मिसकैरेज। ठीक है, मतलब ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे जो मिसकैरेज से रिलेटेड है। ऐसे ऑफेंसेस जो कि बच्चे, छोटे बच्चे, अनबॉर्न बेबीज या बच्चे जो जिनका जन्म हो गया है, उनसे रिलेटेड सारे ऑफेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे टॉपिक यहां से, कॉजिंग मिसकैरेज। सेक्शन 88 से लेके यू कैन सी सेक्शन 92 तक बात करता है। ये अनबॉर्न चाइल्ड से होने वाले ऑफेंसेस जो है, उसके जो ऑफेंसेस हैं उन पे कॉज जो किए जाएंगे, जो कि मिसकैरेज के बारे में, अलग अलग सिचुएशंस में उसके बारे में। और उसके बाद का जो टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, 93 से लेके 99 तक बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। सो चैप्टर 5 में हमने अभी तक क्या क्या देखा, चैप्टर 5 में हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया। हम सबसे पहले देखा सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं, वो सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस कवर करने के बाद फिर हमने देखा ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज क्या होते हैं। सी इफ वी सी द हायरार्की चैप्टर 5 की, हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी सेक्शन 63 से। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड में हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी सेक्शन 63, जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है, जिसमें हमने रेप, एग्रीवेटेड रेप और अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, ये सारे हमने इसमें देखे। ये सब कवर करने के बाद फिर हमने सेक्शन 74 से क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, ये सेक्शन स्टार्ट किए। कि अब इसमें हमने देखा भाई, पहले तो हमने जो एक बहुत सीरियस नीचे के सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, रेप, गैंग रेप, ये सारी चीजें देखी। रेप, गैंग रेप हो गया, फिर एग्रीवेटेड रेप हो गया। अब असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन में हमने और बहुत सारे तरीके के ऑफेंसेस देखे, जैसे कि स्टॉकिंग देखा, वॉयरिज्म देखा, ये आउटरीचिंग द मॉडेस्टी, ये सारे ऑफेंसेस देखे हमने। इसके बाद इन सबको कवर करते हुए सेक्शन 74 से ये सबको कवर करते हुए सेक्शन 79 तक ये देखा। उसके बाद सेक्शन 80 से ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज शुरू हुआ। ठीक है, जिसमें हमने डाउरी, डेथ, क्रुएल्टी, ये सारी चीजें देखी। और आज का हमारा जो टॉपिक है सेक्शन 88 से विल बी स्टार्टिंग विद मिसकैरेज, जिसके बाद से फिर टॉपिक बचेगा ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, राइट। सो टू स्टार्ट विद दिस, अब सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कॉजिंग मिसकैरेज एंड इंजरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, मिसकैरेज किसको कॉज किया जा रहा है। अब देखिए, बच्चे को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक बॉर्न और एक अनबॉर्न, राइट। तो जब हम मिसकैरेज की बात करते हैं, हम अनबॉर्न चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं। जहां भी मिसकैरेज टर्म आ रहा है, जहां भी मिसकैरेज टर्म आएगा, ये बात की जा रही है, क्लियरली ये बात समझ जा रही है कि ये ऑफेंसेस अगेंस्ट अनबॉर्न चाइल्ड है। ठीक है, अब यही जो अनबॉर्न चाइल्ड है, जब सून आफ्टर देयर बर्थ, जन्म के बाद जैसे ऑफेंसेस होंगे, ये अलग कैटेगरी में चले जाएंगे, राइट। ये हम अलग फिर आगे देखेंगे कि अगेंस्ट चाइल्ड की, जब ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड की बात करते हैं तो उसमें फॉल करेंगे। लेकिन मिसकैरेज की बात जहां पे करेगी, वो अनबॉर्न चाइल्ड की, मतलब कौन से बच्चे, ऐसे बच्चे जो अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, जिनकी डिलीवरी ड्यू है,
राइट मतलब दीज आर द ऑफेंसेस। जब हम सेक्शन 88 से 92 की बात करते हैं, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कमिट किए गए हैं अगेंस्ट अ प्रेग्नेंट लेडी, अ लेडी हु इज प्रेग्नेंट बट नॉट डिलीवर्ड येट। प्रेग्नेंट है बट नॉट, अभी अब तक डिलीवरी नहीं हुई है, उस केस में जो बच्चा है वो अनबॉर्न चाइल्ड है, अभी तक उसका जन्म हुआ नहीं है, येट टू बी डिलीवर्ड, येट टू बी बॉर्न, राइट। सो उस केस में जो ऑफेंसेस होंगे उसे हम मिसकैरेज कह रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे दो टर्म, सबसे पहले तो आता है, सबसे पहले है क्या भाई, देखिए 88 से 92 इस बारे में बात कर रहा है, ये तो ठीक है, हमने देखा 88 से लेके 92 तक ऑफेंसेस अगेंस्ट ऑफेंसेस ऑफ मिसकैरेज की बात हो रही है, राइट। डील विद ऑफेंसेस causing miscarriage, injuries to unborn child or death of a quick unborn child, replacing section 312 to 316 of IPC। मतलब ये मतलब क्या हुआ इसका कि अब जो 88 से लेके 92 बीएनएस है, ये पहले क्या था, यही सेम सेक्शंस आईपीसी में कहा दिए हुए थे, 312 से 316 आईपीसी में दे रखे थे। ये 5 सेक्शंस को इन 5 सेक्शंस ने रिप्लेस किया एज इट इज, बस सेक्शन नंबर्स बदल गए। पहले 312 टू 316 5 सेक्शंस हुए थे आईपीसी में, अब उसी की जगह पे 88 से 92 ये 5 सेक्शंस आ गए हैं, राइट। ठीक है, सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेनली जो ये प्रोविजंस बनाए गए, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई इन 5 सेक्शंस में हम बात कर रहे हैं ऐसे ऑफेंसेस की जो कि ऐसे बच्चों के अगेंस्ट जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। अनबॉर्न चाइल्ड मतलब किसके अगेंस्ट कमिट किया जा रहा है, एक प्रेग्नेंट लेडी के अगेंस्ट कमिट किया जा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू पनिश वॉलंटरी, यानी मर्जी से किया गया कोई एक्ट, अनलॉफुल मिसकैरेज एंड प्रोटेक्टिंग द फीटस विथ इंक्रीज पेनाल्टीज फॉर कॉजिंग डेथ। मतलब ये कि भाई फीटस, फीटस क्या है, सबसे पहले इसी मेडिकली अगर हम देखें, एम्ब्रायो होता है, राइट, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो एक बनता है, वो एम्ब्रायो आफ्टर सर्टेन पीरियड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फीटस, ठीक है। अब ये फीटस ही धीरे धीरे बड़ा होने लगता है एंड देन इसमें इसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं एंड देन इट टेक्स द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉपर बेबी, राइट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि चाहे वॉलंटरी हो, मतलब मर्जी से किया गया मिसकैरेज, या इनवॉलंटरी, वो किसी भी तरीके की मिसकैरेज की हम इसमें पनिश करने की बात कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। अब सबसे पहले सेक्शन 88 क्या बात करता है, इससे पहले कि हम सेक्शन 88 समझे, देखिए सबसे पहले हम देख सकते हैं सेक्शन का नाम जो है, सेक्शन 88 कह रहा है कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है, मिसकैरेज कॉज करने की बात कर रहा है। सो नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड ये सेक्शन, ये तो हम पढ़ेंगे ही, सेक्शन को समझने के पहले देयर आर टू टर्म्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहला इज मिसकैरेज and the other term is abortion। I'm sure ये दोनों टर्म्स आप सबने सुन रखे होंगे, सबने सुने हैं, मिसकैरेज एंड अबॉर्शन दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। दोनों है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों इस टॉपिक में, जैसा हम देख सकते हैं कॉजिंग मिसकैरेज, क्यों इस टॉपिक में हम मिसकैरेज की बात कर रहे हैं पर अबॉर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। मिसकैरेज अगर हम समझें, मिसकैरेज इज अ ब्रॉडर टर्म, राइट। मिसकैरेज मतलब किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई नेचुरल रीजन से या फिर किया गया हो, मतलब समथिंग हैज कॉज्ड, आपने मर्जी से किया या किसी भी रीजन से, अगर बर्थ के पहले, अगर बर्थ के पहले ही जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसे पहले ही उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, मतलब जन्म के पहले ही किसी भी तरीके से, मिसकैरेज क्या हो गया, एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म हो गया, अगर समझने के लिए, मतलब किसी भी वजह से अगर बच्चा जन्म ना ले पाए, मतलब उसकी पहले ही डेथ हो जाए, वो हो गया मिसकैरेज, ठीक है। अभी वो जन्म नहीं लिया है, उसके पहले ही किसी भी वजह से, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बहुत सारे मूवीज में आप सबने आप श्योर देखा होगा, ऐसा दिखाते हैं या ऐसा रियल लाइफ भी होता है। मूवीज में तो बहुत ही कॉमन हमने देखा है कि मान लीजिए देयर इज दिस प्रेग्नेंट लेडी, वो स्टेयर्स से उतर रही है, अब स्टेयर्स से उतरते वक्त बिकॉज ऑफ पैर स्लिप किया या किसी भी और रीजन से द लेडी फेल, राइट, द वुमन फेल,
और उस गिरने की वजह से बच्चा जो है वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई किसी ने कॉज नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं हुआ था, ये नहीं कि जानबूझ के वो कूद गई या किसी ने पुश किया, ऐसा कुछ नहीं, ये भी पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि सिर्फ उसका पैर स्लिप कर गया और वो खुद गिर गई, तो क्योंकि उसका बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, इसे हम कह रहे हैं मिसकैरेज। ठीक है। मतलब किसी भी वजह से अगर डिलीवरी के पहले बच्चा सरवाइव ना कर पाए, उसकी डेथ हो जाए, उसे मिसकैरेज कह रहे हैं। अबॉर्शन इसी का एक छोटा पार्ट है। अबॉर्ट कराना मतलब मिसकैरेज जो है वो एक ब्रॉडर सर्कल हो गया, और अबॉर्शन इसी का एक छोटा पार्ट है। आप अबॉर्ट करा रहे हो मतलब जानते हुए, मिसकैरेज जान के भी हो सकता है, बिना जाने भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि वो आपने जानबूझ के कॉज नहीं किया था पर वो हो गया, लेकिन अबॉर्शन जानबूझ के कराया जाता है। यू नो that the lady is pregnant, या you know that you are pregnant and then you go to the doctor and cause abortion, उसको करवाना। ठीक है। सो मिसकैरेज किसी भी रीजन से होता है, नेचुरल रीजन, कोई नेचुरल कॉज हो सकता है, या फिर उसको कॉज कराया गया हो सकता है, लेकिन अबॉर्शन जो है वो कॉज हमेशा कराया ही जाता है। सो मिसकैरेज इज अ ब्रॉडर टर्म और अबॉर्शन इसी का एक पार्ट है। ये होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिसकैरेज और अबॉर्शन की, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए जब हम बात करते हैं, जब हम सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आप एक्सप्लेनेशंस पे देखोगे, आप बहुत जगह पे देखोगे तो सिनोनिमसली टर्म्स यूज किए गए हैं, मिसकैरेज एंड अबॉर्शन। दोनों में बच्चे के बर्थ के पहले वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है। ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, हमने मिसकैरेज टर्म क्यों यूज किया? मिसकैरेज टर्म यूज करने का पर्पस ये है कि हमने इसमें नेचुरल रीजंस और आपके वॉलंटरी कॉज किए हुए रीजंस दोनों को हमने इंक्लूड किया। जैसे हमने देखा अबॉर्शन का स्कोप जो है वो नैरो हो गया, सिर्फ जो वॉलंटरी कॉज किया गया उसे हम कह रहे हैं, लेकिन मिसकैरेज में हम नेचुरल रीजंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसीलिए इस इन ऑफेंसेस में के स्कोप को बढ़ाने के लिए, इसके जो एम्पलीट्यूड है इसको वाइडर रखने के लिए इसे मिसकैरेज टर्म का यूज किया गया, लेकिन अबॉर्शन का नहीं यूज किया गया है। दैट इज द पर्पस। अदरवाइज सिनोनिमसली यूज्ड टर्म्स है दोनों। बहुत जगह पे एक्सप्लेनेशंस में जो जब व्हेन यू रीड अबाउट इट इन डिटेल द टर्म्स आर यूज्ड सिनोनिमसली, लेकिन द पर्पस व्हाई द टर्म हैज बीन यूज्ड कि इसके स्कोप को बड़ा किया जा सके, ताकि कोई भी जो कल्प्रिट हो, जैसा कि हमने देखा अभी कि वॉलंटरी भी कॉज हो रहा है, वॉलंटरी या अगर इनवॉलंटरी तरीके से है तो भी, दोनों तरीके से, तो हम लाइबल जो गलत है उसे उसकी किसी की लाइबिलिटी बनाई जा सके, इसलिए यूज किया गया। नाउ सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 88। सेक्शन 88 क्या है, क्या रहा है, ये बात करता है सेक्शन 9, सेक्शन का नाम ही है कॉजिंग मिसकैरेज। ठीक है। मिसकैरेज कॉज करने के ऑफेंस से ये डील कर रहा है, मतलब बच्चे के जन्म के पहले उसकी डेथ कॉज कराना। ठीक है। इस ऑफेंस से ये डील कर रहा है। सेक्शन क्या कह रहा है, हुएवर मतलब कोई भी, ठीक है, कोई भी वॉल्यूंटरी कॉजेज द वुमन, कोई भी इंसान वॉल्यूंटरी, ठीक है, पहला हमें एसेंशियल क्या मिला, वॉल्यूंटरी मतलब मर्जी से, जानबूझ के, ठीक है, जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, क्या जानते हुए देखता है, वॉल्यूंटरीली कॉजेज अ वुमन विथ चाइल्ड, वुमन विथ चाइल्ड, दूसरा टर्म वुमन विथ चाइल्ड। वुमन विथ चाइल्ड का क्या मतलब है, वुमन विथ चाइल्ड का मतलब है, यहां रेफर करता है वुमन विथ चाइल्ड का मतलब अ प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है। वुमन विथ चाइल्ड का मतलब अ प्रेग्नेंट लेडी, हुएवर कोई भी इंसान, वॉल्यूंटरी जानते हुए, किस बारे में, कि द लेडी इज प्रेग्नेंट, इस बारे में, ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में जानते हुए, whoever voluntary causes a woman with child, woman with child का मतलब a pregnant lady to miscarry, तो मिसकैरी का मतलब कि उसका मिसकैरेज हो जाए, कोई भी ये जानते हुए कि लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसका मिसकैरेज कॉज करवाता है, ठीक है, मतलब मिसकैरेज कॉज करता है, शैल, इफ द मिसकैरेज, यहां तक तो समझ में आ गया हमें कि भाई कोई भी इंसान अगर मिसकैरेज कॉज करवा रहा है किसी प्रेग्नेंट लेडी का, तो क्या दिया हुआ है, यहां तक ये हो गया। अब इसके बाद का पार्ट क्या कह रहा है, इफ सच मिसकैरेज be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, ये एक्सेप्शन हो गया। ये पार्ट क्या दे दिया बीच में ही इसका, यहां एक्सेप्शन दे दिया। ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है,
एक्सेप्शन कह रहा है कि भाई अगर ये गुड फेथ में नहीं किया गया हो, मतलब अगर ये मिसकैरेज गुड फेथ में नहीं किया गया है वुमन की लाइफ बचाने के लिए, लिखा हुआ है क्लियरली, बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ में नहीं किया गया है, पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन। मतलब यहां साथ ही साथ एक्सेप्शन दे दिया कि अगर कोई इंसान वॉल्यूंटेरिली जानते हुए, सब कुछ जानते हुए कि लेडी प्रेग्नेंट है, वुमन विद चाइल्ड, लेडी प्रेग्नेंट है, उसका मिसकैरेज कॉज करवाता है, ठीक है, इस पार्ट को अभी अलग रखते हैं वहां तक। एंड देन द सेकंड पार्ट इसकी एक्सेप्शन में क्या दिया है कि अगर वो इंसान, अगर वो मिसकैरेज गुड फेथ में नहीं किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग लाइफ ऑफ द वुमन। मतलब ये क्या है, एक्सेप्शन क्या हो गया, एक्सेप्शन क्या हो गया कि अगर मिसकैरेज गुड फेथ में, गुड फेथ टर्म जहां है इसका मतलब क्या है, केयर एंड कॉशन के साथ, पूरा ध्यान रखते हुए, केयर एंड कॉशन के साथ अगर लेडी की जान बचाने के लिए किया गया हो तो वो मिसकैरेज नहीं होगा। एक्सेप्शन ने तो यही कह दिया, इसको एक्सेप्शन ही तो दिया है, उसको नेगेटिव तरीके से लिखा है इसने कि अगर गुड फेथ में, एक्सेप्शन क्या हो गया, गुड फेथ में किया गया हो जान बचाने के पर्पस से लेडी की, और इसने एक्सेप्शन को नेगेटिव तरीके से कैसे लिखा है कि अगर गुड फेथ में नहीं किया गया है लेडी की जान बचाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, बी punished with, punishment क्या हो जाएगी, imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or fine or both, ठीक है। पनिशमेंट क्या हो गई यहाँ पे, पनिशमेंट हो गई 3 years तक की इम्प्रिजनमेंट, इधर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सो लीगल एंड सिंपल दोनों, और फाइन और बोथ, मतलब विद और विदाउट फाइन दोनों चीजें हो सकती हैं, मतलब 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन, ठीक है। ये हो जाएगा अगर किसी भी इंसान ने मिसकैरेज कॉज करवाया है तब, ठीक है, किसी प्रेग्नेंट लेडी का। अब देखिए ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा उसके बाद अलग आ रहा है, एंड ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, कि अगर प्रेग्नेंट लेडी का मिसकैरेज कॉज करवाया, गुड मतलब एक्सेप्शन में अगर वो फॉल नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन क्या हो गया, गुड फेथ में जान बचाने के लिए, तो अगर वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है तो उसे 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन हो सकता है, करेक्ट। एंड अब दूसरा पार्ट, इफ द वुमन विद बी क्विक विद चाइल्ड, क्विक विथ चाइल्ड, ठीक है। अब ये क्विक विथ चाइल्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे एक टर्म आया हमें समझने के लिए, क्विक विथ चाइल्ड, ठीक है। और अगर वुमन जो है वो क्विक विथ चाइल्ड है, क्विक विथ चाइल्ड समझते हैं, क्विक विथ चाइल्ड का क्या मतलब होगा, पहले हमने देखा कि वुमन विथ चाइल्ड, मतलब दो टर्म्स आए इसमें, इस सेक्शन में अभी तक देखा दो टर्म आए हैं। पहला क्या हो गया, पहला हो गया वुमन विथ चाइल्ड, वुमन विद चाइल्ड, जिसका मतलब हमने समझा कि इसका मतलब होता है कि भाई बच्चे के साथ है, मतलब क्या है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्विक विथ चाइल्ड, इफ द वुमन बी क्विक विथ चाइल्ड। क्विक विथ चाइल्ड का मतलब ये हुआ, मेडिकली इसे ये कहते हैं कि मतलब डिलीवरी जो है वो नजदीक आ गई है। क्विक विथ चाइल्ड तब होता है जब कहते हैं कि भाई जो आपका बेबी है उसमें, मेडिकली ये टर्म उसको रेफर करता है जब बेबी की बॉडी में मूवमेंट आने लगे, उसके ऑर्गन्स में, जैसे बहुत लेमैन टर्म्स में कहते हैं ना कि बच्चे ने लात मारी है ऐसा कुछ, तो मूव किया बच्चे ने, ये जो चीजें हैं, जब उसके ऑर्गन्स में मूवमेंट आने लगे, जब वो हाथ पैर चलाने लगे या वो मूव करने लगे, इसे कहते हैं क्विक विथ चाइल्ड, वुमन विथ क्विक विथ चाइल्ड, मतलब बच्चे में मूवमेंट आ गई है। अब मूवमेंट आ गई का क्या मतलब है, मतलब ये थोड़ा सीवियर नेचर का हो जाता है कि अब वो बच्चे में जान आ चुकी है, ठीक है, वो एक जिंदा, वो बिल्कुल बेबी बन चुका है और डिलीवरी अब नजदीक है। मतलब ये कौन सा पीरियड है, ये 7th 8th पीरियड के अराउंड का है, इसीलिए यहाँ पे क्विक विथ चाइल्ड, मतलब अब डिलीवरी ड्यू नजदीक ही है। तो क्विक विथ चाइल्ड का ये मतलब है व्हेन द ऑर्गन्स आर कंप्लीटली डेवलप्ड एंड द बेबी स्टार्ट्स टू मूव, जब उसमें मूवमेंट आने लगे एंड डिलीवरी इज वेरी नजदीक, तब कहते हैं क्विक विथ चाइल्ड। मतलब दो सिनेरियो को बता रहा है ये साथ साथ। पहला ये, जब हम वुमन विथ चाइल्ड की बात करते हैं, देखिए प्रेग्नेंट दोनों केस में है लेडी, राइट, कहा दो सिनेरियोस की बात हुई, पहला कह रहा है क्विक विथ चाइल्ड, दूसरा, पहला कह रहा है वुमन विथ चाइल्ड, दूसरा कह रहा है वुमन बी क्विक विथ चाइल्ड। प्रेगनेंसी की दोनों में बात हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मिसकैरेज की बात करें तो प्रेगनेंसी दोनों केस में है, लेकिन दो अलग अलग सिनेरियोस बता रहा है सेम सेक्शन में। पहला सिनेरियो बताता है जब प्रेगनेंसी की इनिशियल डेज हैं, अभी द वुमन, अभी उसका
प्रेगनेंसी हुई ही है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने की पीरियड है, ठीक है, तब की बात कर रहा है। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट एक ज्यादा सीवियर नेचर की बात करता है कि भाई बेबी डेवलप हो चुका है, उसमें उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, उसके ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप हो गए हैं, उसमें मूवमेंट आ गई है, तो क्योंकि उसमें मूवमेंट आ गई है अब ये ज्यादा सीवियर नेचर का हो जाता है, अब बच्चे की डिलीवरी जो है वो बिल्कुल नजदीक है। तो ये दो केसेस की साथ में बात कर रहा है। ऐसे केस में जब वुमन इज क्विक विथ चाइल्ड, मतलब द डिलीवरी इज नॉट वेरी फार, डिलीवरी जल्दी ही होगी, डिलीवरी इज ड्यू इन वेरी लाइक वेरी सूनर, इट मे बी डिलीवर्ड एट एनी टाइम, ठीक है। उस केस में अगर कोई मिसकैरेज कॉज कराता है तब द पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मेक्स इनटू 7 years प्लस फाइन। यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो चेंज हो गई है, क्योंकि सिवियरिटी बढ़ गई ऑफेंस की, उसके नेचर ज्यादा सीवियर हो गया तो उसकी पनिशमेंट भी बढ़ गई। पहले वाले में हमने क्या कहा, पहले वाले में हमने कहा कि भाई 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होगी विद या विदाउट फाइन, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी कम है और फाइन में भी सिर्फ विद और विदाउट दोनों चीजें रखी हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी बेबी जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, अभी इनिशियल पीरियड है प्रेगनेंसी के, कुछ ही टाइम 1 महीने 2 महीने 3 महीने में इनिशियल फेज है प्रेगनेंसी का। लेकिन बाद में जब बात कर रहे हैं हम, बाद का केस ये दे रखा है कि भाई बेबी कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, अब डिलीवरी उसकी नजदीक है, उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं, स्ट्रक्चर फुल फ्लेजेड बेबी इज तैयार नाउ। तो उस केस में मिसकैरेज कॉज करने पे क्योंकि सिवियरिटी उसकी बढ़ जाती है तो इसमें ऑफेंस भी ज्यादा, उसमें पनिशमेंट भी ज्यादा है। लेकिन एक्सेप्शन दे रखा है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये दे रखा है कि अगर वो मिसकैरेज तब गुड फेथ में कराया गया हो, लेडी की जान बचाने के लिए, तब मिसकैरेज नहीं है, एक्सेप्शन दे रखा है साथ में। मतलब यही, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि मान लीजिए द लेडी फेल फ्रॉम स्टेयर्स, राइट, अब वहां पे क्या है, गिरने की वजह से उसे बहुत ज्यादा चोटें आई, बहुत चोट लगी। जब डॉक्टर के पास आप गए तो भाई ऐसा है कि डॉक्टर ने बताया कि बहुत सीवियर इंजरी है, किसी एक को ही बचाया जा सकता है, जैसा हमेशा मूवीज में होता है जिस तरीके का कि ईदर वी कैन हेल्प द मदर और द चाइल्ड, दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, हम दोनों को साथ में नहीं बचाया जा सकता। तो अब अगर विमेन की जान बचाने के लिए यहाँ पे गुड फेथ में, क्योंकि भाई दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है, ईदर द चाइल्ड और द मदर, राइट, तो क्यों उस लेडी की जान बचाने के लिए गुड फेथ में वो करना जरूरी था, मिसकैरेज कॉज करना, अदरवाइज शी कुडंट हैव सर्वाइव्ड। ये एक एक्सेप्शन दे रखा है कि गुड फेथ में, मतलब पूरे प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ, प्रॉपर केयर एंड कॉशन क्या है, सारा सारे तरीके से डॉक्टर ने मेडिकल इंस्पेक्शन थे जितने किए, सारे टेस्ट किए, सब कुछ डायग्नोस करने के बाद तब ये बताया कि ऐसा है कि किसी एक को ही सर्वाइव कराया जा सकता है, दोनों नहीं बच सकते। तो प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ सब कुछ देखते हुए तब जाके मिसकैरेज कॉज किया। क्यों, पर्पस क्या था, जान बचाना विमेन की, ये एक एक्सेप्शन हो जाएगा इसमें। इस केस में यहां भी मिसकैरेज कॉज किया गया है, वॉल्यूंटरीली कॉज किया गया है, लेकिन यहाँ पे मिसकैरेज के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जरूरी था करना जान बचाने के लिए। तो ये सेक्शन यही कह रहा है, इसके एसेंशियल्स क्या हो जाते हैं, सबसे पहले तो कह रहा है भाई ऐसा है वॉल्यूंटरीली किया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बस हो गया, मर्जी से किया गया है, जानते हुए, सबको जानते समझते हुए किया गया है। क्या जानते हुए, कि लेडी प्रेग्नेंट है, सब कुछ जानते हुए मिसकैरेज कॉज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब वॉल्यूंटरीली कॉज किया गया और दो सिनेरियो दे दिया, पहला वुमन विद चाइल्ड मतलब इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड क्विक विद चाइल्ड मतलब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द बेबी इज ड्यू इन अ वेरी सूनर पीरियड, ठीक है, तब की बात हम कर रहे हैं। और दोनों की अलग अलग पनिशमेंट्स दे रखी हैं। क्यों अलग अलग पनिशमेंट, क्या, क्योंकि सिवियरिटी ज्यादा हो गई है। और एक्सेप्शन भी साथ में दे रखा है कि अगर गुड फेथ में जान बचाने के लिए किया गया तब ये कवर नहीं होगा, तब ये मिसकैरेज कॉज करने एक ऑफेंस की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये तो भाई हमने देखा कि हु एवर लिखा है, कोई भी इंसान, मतलब उसका हस्बैंड हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसकी कोई फ्रेंड, कोई भी या डॉक्टर, कोई भी इसमें कवर हो जाएंगे, राइट। साथ ही साथ एक एक्सेप्शन दे रखा है, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन क्या है, अ वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब अगर लेडी अपना मिसकैरेज खुद ही करा रही है, यहाँ क्या लिखा है भाई, अ वुमन हु कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी, अगर कोई लेडी जानते हुए भी कि भाई ऐसा है कि वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सब कुछ
वो वॉलंटरली मिसकैरेज खुद करवा रही है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगी। मतलब क्या, मतलब ये कि उसकी वो खुद भी लायबल हो जाएगी अगर उसने जानते हुए कि फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, किसी भी रीजन से अगर उसने जानते हुए मिसकैरेज अपना करवाया अपनी बिल्कुल मर्जी से, वॉलंटरली, द वुमन हरसेल्फ उसने खुद ने मिसकैरेज करा है, उसे भी इस सेक्शन के अंदर लायबल माना जाएगा, उसकी भी पनिशमेंट होगी तय। कैसे? बिल्कुल वैसे ही उन दो सिनेरियोस के हिसाब से कि भाई वुमेन विद चाइल्ड या क्विक विद चाइल्ड के हिसाब से उसकी भी लायबिलिटी डिसाइड की जाएगी। मतलब ये कि ना सेक्शन मेक्स इट वेरी क्लियर कि भाई कोई और करे या आप खुद करो, लायबिलिटी आपकी बनेगी उतनी। ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई मैंने खुद नहीं करा है कोई और तो नहीं था, ऐसा नहीं है, खुद कराओगे तो भी आपकी लाइबिलिटी उतनी बनेगी। तो क्या है, कॉजिंग मिसकैरेज इज अ पनिशेबल ऑफेंस इवन इफ द वुमन कंसेंट्स। ठीक है, इवन इफ द वुमन कंसेंट, वही तो वॉलंटरली कह रहा है कि भाई इसका कंसेंट है, मर्जी से, औरत की मर्जी से ही कराया गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो कवर हो जाएगी। एंड अगर वुमन खुद भी करती है तो वो भी कवर हो रही है इसके अंदर, सेक्शन बहुत ही क्लियरली कहता है। एक्सेप्शन क्या दे रखा है, सिंगल एक्सेप्शन गुड फेथ में, फॉर पर्पस क्या है, सेविंग लाइफ ऑफ द वुमन। यही है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट हमने अभी तक डिस्कस किया कि क्या क्या इसके एसेंशियल्स हैं। यही है वॉल्यूंटरी, सबसे पहले तो कि भाई ऐसा है कि इंटेंशनल होना चाहिए, जानबूझ के सब कुछ कर, मतलब आपको पता है, आप सब जानते हैं समझते हुए आपने किया है, ऐसा नहीं कि बस हो गया अचानक से, वो नहीं कवर होगा इसलिए कि लिखा है नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, मेडिकल मिसहैप और ट्रॉमा, ऐसा कुछ नहीं कि बस वो हो गया, वो किया गया है। ठीक है, इंटेंशनल है वो भले आपके कंसेंट से है लेकिन वो इंटेंशनल है पूरा। दूसरा क्या हो गया, देखिए इसके दोनों की मीनिंग्स दे रखे, टू डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। पहला वुमन विद चाइल्ड, द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन मतलब इनिशियल फेज, द एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी वेयर द वुमन इज कैरिंग अ डेवलपिंग एम्ब्रियो, इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी। एंड दूसरा वुमन क्विक विद चाइल्ड, ये लेटर एडवांस फेज की बात हो रही है, मतलब फीटस हैज टेकन फॉर्म, अब वो एम्ब्रियो से किस फॉर्म में आ गया, वो फीटस फॉर्म में आ चुका है, अब वो फीटल मूवमेंट उसमें होने लगी है। ये देखिए, ये बेसिकली ये दिया हुआ है कि स्टेजेस कैसे डेवलप होते हैं एक एम्ब्रियो से फीटस तक पूरे पहुंचने का जो कंप्लीट स्टेज है, ऐसे इसी में जब हम लेटर स्टेजेस की बात करें कि जब वो डेवलप होने लगा तो तब की बात, वो वुमेन क्विक विद चाइल्ड वाला सिनेरियो बाद में आएगा। टिपिकली क्या होता है क्विक विद चाइल्ड के 16 से 20 वीक्स के दौरान अगर किया जाए, जैसे हम देख सकते हैं यहां से ये सब इस फेज से इस फेज के दौरान के बीच 12 वीक से 21 वीक्स। ठीक है, अब थर्ड क्या आता है, थर्ड कह रहा है भाई, पहले देखिए दोनों के बीच अलग अलग डेफिनेशन, दोनों के बीच डिफरेंस दे रखा है, मिसकैरेज क्या है और अबॉर्शन क्या होता है। व्हाइल नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द बीएनएस इट इज यूज्ड सिनोनिमसली विद अबॉर्शन, जैसे मैंने कहा कि सिनोनिमसली जनरली यूज होता है, लेकिन मेडिकली क्या डिफरेंस है। पहले अबॉर्शन जनरली रेफर्स टू द एक्सपल्शन ovum within the first 3 months, ठीक है, before the placenta forms, ये हो गया। और miscarriage strictly refers to the expulsion of the fetus between the 4th and 7th month of gestation। अब क्योंकि हमने सबसे पहले समझा था कि यहाँ मिसकैरेज टर्म यूज हुआ है, अबॉर्शन नहीं, तो क्लियरली इस सेक्शन के अंदर हम दोनों चीजें कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इट्स अ ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म मिसकैरेज का, बोथ स्टेजेस आर कवर्ड, मतलब कौन सा, अबॉर्शन को भी कवर कर रहे हैं और मिसकैरेज को भी कवर किया जा रहा है इसमें। अब आते हैं सेक्शन 89 पे। सेक्शन 89 क्या कह रहा है, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट द वुमेन्स कंसेंट। अभी जो बात करी हमने सेक्शन 88 में, 88 क्या कह रहा है, क्लियरली कह रहा है कि भाई वुमन के कंसेंट से किया गया है, वो सब कुछ जानते समझते हुए और वुमन की खुद की कंसेंट से, उसकी मर्जी से किया गया, उसे पता है कि भाई वो चाहे वो मेडिकली करा रही है अगर, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गई, वो मेडिकली करा रही है, चाहे वो कोई
मेडिकेशन से, किसी दवा लेके या मेडिकली करा रही है डॉक्टर के पास जाके, जिस भी तरीके से शी इज कंप्लीटली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो एक मिसकैरेज करवा रही है, ठीक है, इसीलिए उसके एक्सप्लेनेशन में वुमन को भी कवर किया गया है कि भाई आपने खुद ने एक सब कुछ जानते हुए किया, ठीक है, तो वो कंसेंट के साथ है। 89 बात करता है कि जहां वुमन की कंसेंट नहीं है वहां भी मिसकैरेज हो रहा है 89 में भी, पर वहां वुमन की कंसेंट के बिना हो रहा है। ये सेक्शन क्या कहता है? इट डील्स विद सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ इंड्यूसिंग अ मिसकैरेज व्हेन द प्रेग्नेंट वुमन हैज नॉट गिवन हर परमिशन। उसकी कंसेंट नहीं है, lady has not said, the lady has not said yes, the woman has not said yes to miscarriage, लेकिन फिर भी कॉज कराया जाता है, उस केस वो सिचुएशंस जो है वो सेक्शन 89 में फॉल करेंगे। इसका पर्पस क्या है? टू पेनलाइज द नॉन कंसेंचुअल इंटरफेरेंस विद द प्रेगनेंसी। भाई शी हैज नॉट कंसेंटेड टू दैट बट स्टिल कॉजिंग मिसकैरेज जो है वो इसके अंडर फॉल करेंगे। सेक्शन क्या है, क्या है देखिए अगेन, हु एवर, ठीक है, कोई भी कमिट्स द ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 में क्या है, मिसकैरेज कॉज कर रहे हैं, किन दो तरीके से, दो तरीके दे रखे हैं, विद चाइल्ड, वुमन विद चाइल्ड एंड क्विक विद चाइल्ड, ठीक है, दो तरीके से, दो स्टेजेस पे मिसकैरेज कॉज करना। तो वही कह रहा है कि कोई भी इंसान अगर सेक्शन 88 के अंदर जो ऑफेंस है वो कमिट करता है, ठीक है, मतलब मिसकैरेज कमिट करता है दोनों में से किसी स्टेजेस पे, एडिशनल क्या यहाँ आ गया, यहां तक तो सेक्शन 88 की हमने बात की, सेक्शन 88 में जो दिखा है वही हमने देखा। अब आगे क्या कह रहे हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन, मतलब जो लेडी है उसके कंसेंट के बिना, मतलब आप जिसका मिसकैरेज कॉज कर रहे हो उसकी ही कंसेंट भी नहीं है, एक तो कंसेंट के साथ खुद वो पनिशेबल है, कंसेंट के साथ भी जब है, 89 में तो आपने कंसेंट ली ही नहीं, यहाँ तो मर्जी ही नहीं है उसकी। विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, वेदर द वुमन इज क्विक विथ चाइल्ड और नॉट, चाहे क्विक विथ चाइल्ड, हमने अभी समझा क्विक विथ चाइल्ड का कॉन्सेप्ट, क्विक विथ चाइल्ड मतलब सून टू बी डिलीवर्ड, ठीक है, तो चाहे वो वुमन क्विक विथ चाइल्ड हो या नहीं, दोनों केसेस ले रहा है, क्विक विथ चाइल्ड हो या नहीं का क्या मतलब है, क्विक विथ चाइल्ड और नॉट का क्या मतलब हुआ, पहला सिनेरियो क्या हो गया कि विमेन विथ चाइल्ड, दूसरा हो गया कि क्विक विथ चाइल्ड, यही तो हुआ। या लिखा क्या है कि क्विक विथ चाइल्ड हो या नहीं, होगी तो क्विक विथ चाइल्ड ही हो गई, और नहीं हुई तो वुमेन विथ चाइल्ड हो गई, मतलब दोनों फेज ऑफ प्रेगनेंसी की बात इसमें कर दिया। तो सिंपल सी बात यह कह रहा है कि सेक्शन 88 के अंदर जो ऑफेंस कमिट हो रहा है अगर वो वुमेन के कंसेंट के बिना किया जाए, ठीक है, तो दोनों केसेस में मतलब क्विक विथ चाइल्ड है या नहीं है, दोनों केसेस में, मतलब चाहे वो इनिशियल फेज हो या लेटर फेज हो, एडवांस स्टेज हो प्रेगनेंसी का, कभी भी पनिशमेंट क्या होगी, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description which may extend to 10 years plus fine। यहां पे दोनों स्टेजेस के लिए कौन सा, इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल हो गया, और ये कौन सा फेज है, ये एडवांस स्टेज हो गया। तो दोनों फेजेस के लिए, जैसे हमने 88 में देखा, दोनों स्टेजेस के लिए अलग अलग पेनाल्टी है, दोनों स्टेज के अलग अलग पनिशमेंट है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा बेस्ड ऑन द सिवियरिटी, ठीक है, कि भाई एक जो है इनिशियल फेज है अभी जेस्टेशन का, तो उसमें सिवियरिटी उसकी कम मानी गई है, इसलिए क्योंकि अभी वो एम्ब्रियो से फीटस में डेवलपमेंट हो रहा है, वो हुआ भी नहीं है अभी, तो वो इनिशियल फेज की कम लाइबिलिटी है, और बाद में जब वो फीटस कंप्लीटली बन चुका है, डेवलपमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो वो बाद में उसकी सिवियरिटी बढ़ा दी गई, इसलिए पनिशमेंट ज्यादा है, राइट। लेकिन हम 89 में देख रहे हैं, 89 में क्या कह रहा है कि भाई किसी भी फेज में हो, चाहे वो इनिशियल फेज हो या बाद का फेज हो, लेटर एडवांस स्टेज हो, लेकिन आपने उसकी कंसेंट ही तो नहीं ली, वुमन की कंसेंट ली ही नहीं, तो वो कोई भी स्टेज हो पनिशमेंट दोनों के लिए सेम हो जाएगी, और वो क्या है, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट और फाइन, ये उसमें दे रखा है उसकी पनिशमेंट, ठीक है। एसेंशियल्स देखिए हमने अभी तक समझा, सबसे पहले पहले क्या है, कमीशन ऑफ एक्ट, ठीक है, कुछ कोई एक्ट होना चाहिए, 80, वही तो कह रहा है 88 से वाला जो ऑफेंस है वो बिना कंसेंट के किया जाए, तो 88 में भी वही बात कर रहा है कि कोई एक्ट करना, हु एवर कॉजेज, मतलब किसी भी तरीके से कॉज किया जाए,
चाहे वो असॉल्ट वायलेंस हो के या एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स, किसी भी तरीके से मिसकैरेज कॉज किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, कोई भी एक्ट किया जाए, किस लिए, मिसकैरेज कॉज करने के लिए, यहां तक तो सेव हो गया। अब लैक ऑफ कंसेंट, यहां पे बात कर रहा है कि भाई कंसेंट है ही नहीं, वुमेन ने परमिशन नहीं दिया, कंसेंट नहीं दिया है, और इंटेंशन के साथ किया जा रहा है, जो भी एक्ट किया जा रहा है वो सब इंटेंशन ही क्या है, मिसकैरेज कॉज करने का, तो वहां पे पनिशमेंट क्या हो गई, वहां पे पनिशमेंट दोनों केसेस के लिए, कौन से, इनिशियल स्टेज और एडवांस स्टेज, दोनों स्टेज के लिए बराबर हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर, डिस्क्रिप्शन दे रखा है प्लस साथ ही साथ फाइन, ठीक है, ये हो गया। मतलब 88 में बात की विद कंसेंट की, 89 में बात की विदाउट कंसेंट की, दोनों केसेस कौन से, कॉज करना मिसकैरेज, ठीक है। अब 90, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। अब मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा एक्ट, ठीक है, डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन, एक्ट किया गया था, जिस एक्ट जो किया गया उससे डेथ कॉज हो गई, डेथ कॉज बाय एक्ट डन, ठीक है, जो एक्ट किया गया, हम अभी तक किसी मिसकैरेज कैसे कॉज किया जा रहा है, हमने देखा किसी न किसी एक्ट से, या तो उसे कोई मेडिसिन एक्ट, कोई ड्रग्स एडमिनिस्टर किया गया है, या कोई वायलेंस, और बहुत तरीके से हो सकता है, लाइक इफ, जैसे हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा कि भाई द लेडी फेल फ्रॉम स्टेयर्स, राइट, हो सकता है ये पहला तरीका हुआ, हो सकता है उसके साथ फिजिकल वायलेंस किया गया हो, फिजिकल वायलेंस करने के दौरान उसे इतनी चोटें आई जिसकी वजह से मिसकैरेज कॉज हो गया, वो हो सकता है, या उसे किसी तरीके की दवाइयां दी जा रही थी जिससे मिसकैरेज हो गया, या उसे बिना मर्जी के डॉक्टर के पास ले जाके और कोई ऐसे ड्रग्स दिलवाए गए, इंजेक्शन ऐसे दिए गए, या मेडिकल प्रोसीजर्स कराए गए जिसकी वजह से उसकी मिसकैरेज कॉज हो गया, तो ये बहुत सारे एक्ट हो सकते हैं जिससे मिसकैरेज कॉज किया जा सकता है। अब 90 क्या कह रहा है कि ऐसा कोई एक्ट जो कि किया गया था किस इंटेंशन से, मिसकैरेज करने के लिए, लेकिन हो क्या गया, उससे वुमेन की डेथ कॉज हो गई, डेथ कॉज्ड बाय द एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, इंटेंशन था, मतलब एक्ट, ठीक है, एक एक्ट है, एक्ट कौन सा भाई, हमने जो अभी बहुत सारा देखा कि भाई वायलेंस करना, फिजिकल वायलेंस हो सकता है, या कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करना, कोई ड्रग्स एडमिनिस्टर करना हो सकता है, या मेडिकल प्रोसीजर हो सकता है, कुछ भी ऐसा कोई एक्ट, ये सब एक्ट ही तो है। इन एक्ट से इंटेंशन क्या था, इंटेंशन था कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है, इंटेंशन ये था, मतलब करना कुछ और था, हो कुछ और गया, और रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्टेंट एक्ट, रिजल्टेंट एक्ट क्या हो गया, डेथ ऑफ द मदर, डेथ ऑफ द लेडी, जिसका मिसकैरेज कराना था उसकी डेथ कॉज हो गई। 90 में ये बात कर रहा है कि भाई आप चाहते तो मिसकैरेज कॉज करना थे, लेकिन हो गई उस लेडी की डेथ, तो क्या पनिशमेंट है यहाँ पे। अब सेक्शन 90 कहता है भाई इट क्रिमिनलाइजेस एनी एक्ट, कोई भी एक्ट इंटेंडेड टू कॉज मिसकैरेज, ठीक है, इंटेंशन था मिसकैरेज का, लेकिन रिजल्टेंट एक्ट क्या हो गया, रिजल्ट्स द डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, डेथ, उससे डेथ कॉज हो गई, ठीक है। So 90 states that whoever with intent to cause miscarriage of a woman with child, वुमन विद चाइल्ड की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब वुमन विद चाइल्ड का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं वुमन विद चाइल्ड, मतलब ये इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, क्लियर कर रखा है। देखिए अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता, ठीक है, नहीं लिखा होता तो ये सारे स्टेजेस के लिए बात कर रहा है, लेकिन वुमन विद चाइल्ड की बात कर रहा है, मतलब क्या है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, does any act which causes the death of such woman, कुछ ऐसा करता है जिससे वुमन की डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट क्या हो गई, पनिशमेंट दे रखा है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 years प्लस फाइन, ठीक है, अगर उस लेडी, उस पर्सन की किसी भी एक्ट से अगर डेथ कॉज हो जाती है वुमन की, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई इसके लिए 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन दे रखा है। और क्लॉज 2 क्या बताता है कि भाई क्लॉज 1 में जो सबसेक्शन 1 में जो एक्ट हो रहा है, मतलब मिसकैरेज कॉज करने का जो एक्ट हो रहा है, जो भी एक्ट इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन shall be punished with either with imprisonment for life
और विद पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन सेड सबसेक्शन। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि पहला वाला देखिए, क्योंकि दूसरे क्लॉज में स्पेसिफाई कर दिया कि विदाउट द कंसेंट की बात कर रहे हैं हम, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो क्लॉज 1 है, सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 90 का, वो ये कह रहा है कि अगर जैसे हमने 88 में देखा कि भाई मिसकैरेज कॉज किया जा रहा है कैसे, वुमन की कंसेंट से, उस सेक्शन को हम यहाँ 90 के साथ पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, उसमें क्या था कि भाई अगर वुमेन की कंसेंट से कॉज किया जा रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट दे रखी गई। वैसे ही 90 कह रहा है कि अगर जो एक्ट किया गया मिसकैरेज कॉज करने के लिए, जो कि हम 88 में देख रहे हैं, अब वो एक्ट किया तो गया था मिसकैरेज कॉज करने के लिए, लेकिन हो क्या जाता है, उससे डेथ कॉज हो गई। ठीक है, डेथ कॉज हो गई। अब 88 में जैसे हम बात करते हैं विथ द कंसेंट ऑफ द वुमन, वैसे ही उसका सब सेक्शन 1 कह रहा है कि भैया जो किया गया है, जो भी एक्ट किया गया था मिसकैरेज कॉज करने के लिए, वो वुमन की कंसेंट से था, उसकी मर्जी से ही उसे वो, बिकॉज शी डिड नॉट वांट दैट प्रेगनेंसी। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके मिसकैरेज कॉज कराने के। ठीक है, जैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे हमने देखा फिजिकल वायलेंस हो सकता है, या कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, किसी एक्सीडेंट की वजह से मिसकैरेज हो गया, या कोई ड्रग्स एडमिनिस्टर की जा रही थी, या कोई मेडिकल प्रोसीजर्स में हो गया। ऐसा बहुत तरीके से हो सकता है, वैसे ही बहुत रीजंस हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, मान लीजिए कि डायग्नोसिस के दौरान, वाइल्ड प्रेगनेंसी मेडिकल डायग्नोसिस के दौरान ये बात पता चलती है कि जो बेबी है, जो फीटस है, वो किसी फिजिकल डिफॉर्मिटी से जन्म लेगा, के साथ जन्म लेगा। या तो हो सकता है वो मेंटली एबनॉर्मल हो, या किसी फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ, जैसे उसकी एक हाथ, एक लिम्ब मान लीजिए डेवलप नहीं होगा कंप्लीटली, या उसकी एक कान डेवलप नहीं होगी, ऐसे किसी फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ आएगा, या मेंटली एबनॉर्मल होगा। या फिर अगर उसकी वजह से, मतलब वाइल्ड डिलीवरी ऐसा है कि किसी एक को ही सर्वाइव कराया जा सकता है, या तो द मदर विल सर्वाइव और द चाइल्ड, या फिर द फैमिली इज सो पुअर, जैसे इंडिया में होते हैं ऐसे केसेस, कई बार हमने देखा है कि बिकॉज वो जैसे मान लीजिए कोई पुअर फैमिली है एंड दे ऑलरेडी हैव 4 चिल्ड्रन, राइट। अब उनके पास, उन्हें लगता है कि इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी और बच्चे को पाल सकते हैं, उन्हें बड़ा कर सकते हैं, एजुकेशन खर्चा और इतना वो उठा सकता है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि भाई वो कुछ दवाइयां लेके और मिसकैरेज कॉज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा, ये बहुत सारे रीजन होते हैं मिसकैरेज कॉज करने के। अब 90 का क्लॉज 1 जो है, सबसेक्शन 1, वो यही बात कर रहा है कि अगर वुमन की मर्जी से, और ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो ऑफ कोर्स इस केसेस में, इन केसेस में तो वुमन कंसेंटेड टू कॉज मिसकैरेज की, ठीक है भाई, हमें पता, मुझे पता है कि हमारे घर की हालात क्या है, वी ऑलरेडी हैव 4 चिल्ड्रन जिन्हें हमें बड़ा करना है, हम और अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है, वी हैव नो अदर ऑप्शन। या पता चल गया है बिकॉज कि भाई फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ बच्चा जन्म लेगा, तो द वुमन हरसेल्फ सेड कि नहीं ठीक है, इट्स बेटर कि ऐसे इतने ऐसे बच्चे को, इसे खुद को बड़ा होने के नाते इसे बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी डिफिकल्ट लाइफ, इसके लिए हम एक बेबी के लिए, जो कि अभी आया भी नहीं है, जो आने वाला है उसके लिए रखें, इससे बेहतर है कि टू कॉज मिसकैरेज। ठीक है, अगर मतलब बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में वुमन की मर्जी से किया जा रहा है, तो जब इन सर्कमस्टांसेस में वुमन की मर्जी से अगर मिसकैरेज कॉज किया जा रहा है, और उस कॉज करने के दौरान जो एक्ट किया गया उससे वुमन की डेथ कॉज हो गई, इंटेंशन मिसकैरेज का था और हो गया डेथ, वहां पे क्या है, वहां पे लाइबिलिटी कितनी है, वहां पे 10 साल तक की लाइबिलिटी और साथ में फाइन। ठीक है, लेकिन वही कह रहे हैं कि अब वही एक्ट बिना उसकी मर्जी के किया गया है, जैसे मान लीजिए कि घर में ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, ठीक ठीक है, एंड दिस वाज द 4th प्रेगनेंसी। अब फैमिली को था भाई, इंडिया में बहुत बहुत कॉमन है ये चीज की, नहीं हमें तो लड़का ही चाहिए, हमें तो लड़का ही चाहिए, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है इंडिया में। अब बिकॉज दे ऑलरेडी हैड 3 गर्ल चाइल्ड, तो द फैमिली वांटेड अ बॉय। ठीक है, जब मेडिकल डायग्नोसिस होता है तो अल्ट्रासाउंड में उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये उन्होंने पता किया, तो दिस दिस अगेन इट्स अ गर्ल, राइट। हालांकि प्रोहिबिटेड है इंडिया में जो सेक्स डिटेक्शन है बर्थ के पहले चाइल्ड का, वो इलीगल है, लेकिन स्टिल पीपल समटाइम्स, जो बहुत जगहों पे होता है इलीगल तरीके से किया जाता है। तो मान लीजिए बिकॉज उन्होंने पता करा लिया, ठीक है, बहुत जगह पे होता है, पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी समटाइम्स कि भाई इवन दो दे आर वेरी वेल्दी एंड वेरी रिच, उनकी थिंकिंग कई बार ऐसी होती है कि ठीक है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, तो मान लो कि बहुत ही एक वेल्दी फैमिली है, बट दे हैव 3 गर्ल चाइल्ड ऑलरेडी। तो उन्होंने बहुत ही पैसे दिए डॉक्टर को, एंड पता करा लिया कि भाई जो जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका सेक्स क्या है, एंड दे गॉट टू नो कि इट्स गर्ल अगेन, राइट। सो उन्होंने क्या किया कि भाई
विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन। जो वुमन है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो नहीं चाहती थी, लेकिन जो उसका हस्बैंड है या उसकी फैमिली है, उसने क्या किया कि उन्होंने कोई ड्रग्स ऐसे एडमिनिस्टर किए, ऐसी दवाइयां दी लेडी को जिससे मिसकैरेज कॉज हो गया। तो ये बात कर रहे हैं ऐसा ऐसे एक्ट को कॉज करना जो कि मिसकैरेज कॉज करने के लिए किया गया था, उससे डेथ हो गई लेडी की, लेकिन उस लेडी की कंसेंट के बिना। अब यहाँ पे जो दवाइयां दी गई उससे उससे क्या हुआ कि भाई उस लेडी की डेथ हो गई। तो यहाँ पे पनिशमेंट, क्योंकि एक तो मिसकैरेज कॉज करने जा रहे थे जो कि अपने आप में ऑफेंस है, विदाउट, वो तो विद कंसेंट भी ऑफेंस होता है, यहाँ तो आप फिर भी विदाउट कंसेंट करने जा रहे थे, और उसमें भी उससे उसकी डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे पनिशमेंट और सीवियर नेचर का है, जो कि क्या कहता है कि या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इधर विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर क्या होगा कि ऊपर क्या लिखा है, विद द पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन, या तो ऊपर वाले सबसेक्शन में जो दिया है वो, और क्या दे रखा है, 10 साल तक की रिग्रेसिव सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। तो यही चीज यहाँ पे देखिए दे रखा है टैब्यूलर फॉर्म में, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कि अगर ये विथ कंसेंट किया गया है, क्या causing of miscarriage that resulted into the death of the woman, that has been done with the consent of the woman herself, ठीक है, उस केस में 10 साल तक की imprisonment प्लस फाइन हो जाएगा पनिशमेंट। एंड contrary to that, जब that act has been done without the consent of the woman, एक्ट किया गया, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर दैट यहाँ पे ऐसे है कि एक्ट किया जा रहा है, डेथ कॉज करना इंटेंशन नहीं था, डेथ रिजल्टेंट एक्ट हो गया, इंटेंशन वाज टू कॉज मिसकैरेज, इंटेंशन मिसकैरेज कॉज करने का था, लेकिन रिजल्टेंट एक्ट क्या हो गया, उससे वुमन की डेथ कॉज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा अगर विदाउट कंसेंट है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही फाइन, ये पनिशमेंट है इसके अंदर दे रखी है। ये हो गया सेक्शन 90, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए, एन इंडिविजुअल कंपेल्स अ वुमन, कंपल्शन आ गया यहाँ पे, कंपल्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे कंसेंट नहीं है, विदाउट कंसेंट हो गया ये, टू कंज्यूम टॉक्सिन्स टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी, ठीक है, विदाउट द कंसेंट वाला सिनेरियो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसमें उसकी डेथ हो गई तो ये सबसेक्शन 2 वाला हो जाएगा, देखिए, इफ complications led to her death, the offender is liable under section 90 clause 2 के अंदर हो जाएगा, विदाउट कंसेंट वाले में। फिर देखते हैं, अ वुमन अटैक्स अ प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है, स्पेसिफिकली टू एंड द प्रेगनेंसी। मान लीजिए कि ये जिस मैन की बात कर रहे हैं, इफ इट इज हर हस्बैंड, ठीक है, उस लेडी पे वॉयलेंस करता है, क्यों, इंटेंशन क्या था, जैसे हमने देखा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, अगर मैन वो जो है वो एक बहुत ही ड्रंकर्ड इंसान है, और जब वो नशे में आता है उसे कुछ समझ नहीं आता, वो उस वजह से कर रहा है या किसी भी और रीजन से कर रहा है, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंड द प्रेगनेंसी, ऑब्जेक्टिव क्या है, मिसकैरेज कॉज करना, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना। यहाँ पे इफ शी डाइज फ्रॉम द असॉल्ट, अगर उसकी डेथ हो जाती है, यहाँ पे भी 90 क्लॉज 2 में लाइबिलिटी उसकी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें है। एक केस देखते हैं इसमें, केस क्या है, सोहराब अली वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, जो कि 1993 का केस है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि the accused forcibly took a 6 month pregnant woman to a field, causing a death while attempting to induce a miscarriage without her consent। मतलब जो accused था उसने जबरदस्ती, फोर्सिबली वर्ड आ गया, मतलब विदाउट द कंसेंट हो गया, वो क्या हो गया उसने कि भाई वो लेके गया उसको फील्ड पे काम करवाने के लिए, 6 मंथ प्रेग्नेंट वुमन को जबरदस्ती फोर्सिबली उसको लेके गया फील्ड पे काम करवाने के लिए, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब इंटेंशन क्या था, उसको काम करवाने जबरदस्ती लेके गया, इंटेंशन था उसका मिसकैरेज कॉज करना, लेकिन यहाँ पे डेथ कॉज हो गई। तो भाई कोर्ट ने क्या कहा कि ओरिजिनली चार्ज विथ मर्डर, 302 आईपीसी, आईपीसी का था तभी, तो पहले लेडी की जो डेथ हुई उसको मर्डर के चार्जेस लगाए गए कि भाई इसने जानबूझ के कॉज किया। बाद में लेकिन कोर्ट ने इस पूरे सिनेरियो को, फैक्ट्स को समझते हुए इसे चेंज कर दिया सेक्शन 314 आईपीसी में।
कोर्ट मॉडिफाइड द कन्विक्शन टू सेक्शन 314 आईपीसी। 314 आईपीसी कौन सा था? अभी का सेक्शन 90, यानी मिसकैरेज का इंटेंशन करते हुए डेथ कॉज कर देना एक्ट से, इसमें उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, नाउ सेक्शन 90। अब आते हैं सेक्शन 91 पे, ठीक है। 91 क्या कह रहा है, देखिए, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव। मतलब कुछ ऐसा एक्ट करना, एक्ट डन, कोई एक्ट करना, किस इंटेंशन से? विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, मतलब बच्चे का जिंदा जन्म लेने से रोकने के लिए, बोर्न अलाइव, चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, टू प्रिवेंट, कि भाई उसको प्रिवेंट किया जाए, कोई ऐसा एक्ट करना प्रिवेंट करने के लिए, कि प्रिवेंट किया जा सके कि बच्चा जिंदा जन्म ले, चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, और टू कॉज इट टू बी टू डाई आफ्टर बर्थ, कोई ऐसा एक्ट करना, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट करना जिससे दो दो इंटेंशन के साथ, क्या, कि जिससे या तो बच्चा जन्म ही डेड ले, जिंदा जन्म ना ले, ठीक है, या फिर जन्म लेते उसको उसकी डेथ कॉज हो जाए, या तो वो जन्म ही डेड ले, या फिर जन्म लेते उसकी डेथ कॉज हो जाए, यही कह रहा है। एक्ट डन विद इंटेंट टू, इंटेंशन ही यही है, इंटेंशन क्या है, कि या तो बच्चा जिंदा जन्म ही ना ले, या फिर जन्म लेते उसकी डेथ कॉज हो जाए, टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, ठीक है, जन्म लेते उसकी डेथ हो जाए। सेक्शन क्या है भाई, एक जो सेक्शन ऑब्जेक्टिव किस लिए बनाया क्यों गया है, टू एक्सटेंड लीगल प्रोटेक्शन टू द अनबॉर्न एंड न्यूबॉर्न। अनबॉर्न जिसने जन्म नहीं लिया है अभी, मतलब जिसने जन्म लिया ही नहीं, अभी अनडिलीवर्ड है, वो अनबॉर्न हो गया। और न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न मतलब बिल्कुल इन्फेंट, जिसने अभी जस्ट जन्म लिया है, क्योंकि हम बात ही दो सिनेरियोस की कर रहे हैं इसमें। जब हम बात करते हैं प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, अनबॉर्न की, और कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ मतलब किसकी, न्यूली बॉर्न की। दो सिनेरियोस की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो इसीलिए ये सेक्शन दो सिनेरियोस पे एप्लीकेबल है, दो स्टेजेस पे एप्लीकेबल है। पहले किसको प्रोटेक्शन दे रहा है, अनबॉर्न को, अनबॉर्न की बात कर रहे हैं ना पहले पार्ट में, और दूसरा न्यूली बॉर्न को, क्यों, क्योंकि डाई आफ्टर बर्थ की बात कर रहा है, तो दोनों को। इंश्योरिंग that acts intended to sabotage a successful birth or survival are क्रिमिनलाइज्ड, कि भाई उसकी जान लेने के लिए कोई ऐसा एक्ट किया जाए अगर, किसकी, अनबॉर्न की या न्यूली बॉर्न की, उसको ये सेक्शन क्रिमिनलाइज करता है। क्रिमिनलाइज करता है मतलब उसकी पनिशमेंट देता है, उसको पीनलाइज करता है, कि आपने एक अनबॉर्न की, अनबॉर्न मतलब द लेडी स्टिल प्रेग्नेंट, द चाइल्ड इज नॉट डिलीवर्ड येट, ठीक है, और न्यू बॉर्न मतलब तुरंत डिलीवर हुआ है अभी। सेक्शन 315 ऑफ आईपीसीए सेक्शन था, सेक्शन 91। हमने देखा कि भाई 312 से 316 आईपीसी जो था, वही सेक्शन सभी 88 से लेके 92 तक है, वही है, उसी सीक्वेंस में दे रखा है। तो ये 315 जो था वो सेक्शन 91 है, ठीक है। क्या है, क्या रहा है सेक्शन, देखिए, हूएवर, पहले तो कोई भी, कंडीशंस क्या क्या है अब, बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, चाइल्ड के जन्म के पहले, मतलब पहला पार्ट कह रहा है कि अनबॉर्न के लिए, पहला पार्ट इज फॉर अनबॉर्न चिल्ड्रन, पहला पार्ट किस लिए हो गया, अनबॉर्न, ठीक है। बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड डज एनी एक्ट, कोई भी एक्ट करता है, कोई इंसान एक बच्चे के जन्म के पहले कोई एक्ट करता है, विद द इंटेंशन, इंटेंशन भी है, एक्ट है, एक्ट के साथ इंटेंशन भी है, ऑफ देयर बाई प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। इस किस इंटेंशन से करता है, कि भाई वो जो बच्चा जन्म ले वो जिंदा जन्म ना ले, ठीक है, और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या तो न्यूबॉर्न, पहला आपने देखा जब अनबॉर्न के लिए है, अगर उसने अभी तक जन्म नहीं लिया है तो प्रिवेंट तो उसी को कर सकते हैं। अनबॉर्न के लिए क्या कह रहा है, कि वो जिंदा जन्म ला रही है, प्रिवेंट करने के लिए कोई 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 पर्सन कोई एक्ट करे, ठीक है। और जिसने जन्म ले लिया है अब उसे प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, तो उसकी डेथ कॉज करने के लिए कोई एक्ट किया जाए। जो अनबॉर्न है, दो सिनेरियो हमने देखे, एक अनबॉर्न के लिए है और एक न्यूली बॉर्न के लिए, ठीक है।
तो जो अनबॉर्न है, प्रिवेंट उसे किया जा सकता है, प्रिवेंट जिसका जन्म हो गया, अब उसे आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो कोई एक्ट करना इस इंटेंशन से, किस इंटेंशन से, कि अनबॉर्न के केस में, दो केसेस हो गए, अनबॉर्न के केस में उसे अलाइव बॉर्न होने से प्रिवेंट किया जा सके, मतलब उसकी जिंदा जन्म होने से रोका जा सके। करेक्ट, ठीक है। सेकेंड, न्यूली बॉर्न के केस में कि उसके जन्म के बाद उसकी डेथ कॉज की जा सके, इस इंटेंशन से कोई एक्ट किया जाए, ठीक है। causes it to die after its birth shall, if such act be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother। यहां भी सेम एक्सेप्शन दे दिया जो कि 88 में दे रखा है, कि अगर वो जो एक्ट है, कौन सा एक्ट, अनबॉर्न चाइल्ड को मारना या फिर न्यूली बॉर्न को मारना, जो भी वो अगर एक्ट है वो इसलिए नहीं किया गया है with the intention to save, for the purpose of saving the life of the pregnant lady, of the mother, उसकी जान बचाने के लिए गुड फेथ में नहीं किया गया है। अगर वो एक्ट, जैसे मान लीजिए अगर वो एक्ट जान बचाने के लिए, जैसे हमने देखा था कि अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल में मैंने बताया अभी कि बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग मिसकैरेज करा सकते हैं। तो अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी है पता लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये डॉक्टर बताते हैं कि भाई ऐसा है कि मिसकैरेज करा लीजिए, इसका अबॉर्ट करा लीजिए, या तो अदरवाइज फिर इनको डिलीवर करते वक्त एक तो पहले चांसेस है कि डिफॉर्मिटी के साथ ही बच्चा जन्म लेगा, साथ ही इसके भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी के टाइम को एक ही सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि हुएवर में सब कवर हो गए, डॉक्टर्स भी आ गए, या मान लीजिए जो बच्चे के फादर है उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मिसकैरेज ही करना, इसको अबॉर्ट करना ही हमारे पास ऑप्शन है, यही सही रास्ता है अगर लेडी की जान बचानी है तो। एक तो वैसे ही वो बच्चा जो जन्म लेगा वो डिफॉर्मिटी के साथ जन्म लेगा, फिर भी वी कुड हैव एक्सेप्टेड इट, लेकिन अगर इसको जन्म लेने में इसकी मदर की ही डेथ हो जाए, इससे बचाना है अगर, तो इसलिए बेहतर है कि उस बच्चे को जन्म लेने के पहले ही उसको उसका मिसकैरेज कॉज कर दिया जाए। इससे क्या होगा, एक वो डिफॉर्मिटी के साथ जन्म लेने से बच जाएगा, और दूसरा अगर डिलीवरी के दौरान माँ की डेथ हो गई तो और डिफिकल्टी हो जाएगी एक वैसे बच्चे के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है भाई, यहाँ भी एक्सेप्शन रखा गया है कि गुड फेथ में माँ की जान बचाने के लिए अगर किया गया है वो एक्ट, कौन सा एक्ट, या तो अनबॉर्न की डेथ कॉज कर दी जाए या फिर जो न्यू बॉर्न है उसकी डेथ कॉज कर दी जाए, अगर गुड फेथ में किया गया है तब तो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर गुड फेथ में नहीं है, जो कि ये कह रहा है सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, अगर गुड फेथ में नहीं है तो पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years और फाइन और बोथ। उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन। सेक्शन 91 यही बात कह रहा है। कोई एक्ट किया जा रहा है, देखिए एसेंशियल्स क्या हो गए इसमें, कोई एक्ट हो गया, ठीक है, ये हमने देखा कोई ना कुछ एक्ट है। एक्ट क्या हो सकता है, जैसे हमने बहुत सारे समझा अभी तक, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कोई दवाइयां एडमिनिस्टर करना या वॉयलेंस करना, कुछ भी, ठीक है, ये सारे एक्ट्स हो जाएंगे। एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स एन एक्शन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। स्पेसिफिक इंटेंट, इंटेंट क्या है, इंटेंट दो चीजें जो दे रखा है, प्रिवेंटिंग द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, या तो उस बच्चे को आप जिंदा जन्म लेने होने देना नहीं चाहते हो, वो प्रिवेंट करना, या दूसरा कॉजिंग द चाइल्ड टू डाई सून आफ्टर इट्स बर्थ, कि जन्म के तुरंत बाद या तो उसकी डेथ कॉज कर दी जाए, और इससे रिजल्ट क्या होता है, that successfully prevents the birth or results in the death of the infant shortly after its birth, या तो उसके जन्म के पहले आपके एक्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई, या फिर जन्म के तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और ये जो एक्ट किया गया है, एक्सेप्शन क्या कह रहा है, वो गुड फेथ में नहीं है, तो उस केस में क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years विद और विदाउट फाइन, मे बी लायबल टू पे अ फाइन और बोथ, ठीक है। यहां भी सेम गुड फेथ एक्सेप्शन आ गया, saving the life of the mother, if the act is performed in good faith to save the life of the mother, it is not considered an offense under section 91, ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर जो हमने एक्सेप्शन देखा कि अगर मदर के गुड फेथ में किया गया उसकी जान बचाने के लिए, तो ये एक्सेप्शन ऑफेंस में कवर नहीं होगा। अब आते हैं इस पार्ट के लास्ट सेक्शन पे, मतलब कौन सा, कॉजिंग मिसकैरेज वाला जो टॉपिक था, जिसके अंदर सिर्फ मात्र 5-6 सेक्शंस हैं, सिर्फ 5 सेक्शंस हैं, उसको, उस टॉपिक के लास्ट सेक्शन पे हम आ गए हैं, जो कि है सेक्शन 92। 92 क्या कहता है? कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। अगेन हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ पे क्या कह रहा है? अभी तक हमने ऊपर क्या देखा कि भाई चाइल्ड जो है वो उसकी जन्म नहीं, उसका जन्म नहीं हुआ है, या उसका जन्म हो गया उसके बाद उसकी डेथ कॉज करना, ठीक है। 92 क्या कह रहा है कि क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड मतलब हमने अभी देखा कि क्विक अनबॉर्न चाइल्ड या वुमन विथ क्विक चाइल्ड ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि डिलीवरी नजदीक है, मतलब जो फीटस वो कंप्लीटली अब डेवलप हो चुका है, उसमें ऑर्गन्स आ चुके हैं, उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई है मेडिकली। क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का मतलब यही होता है कि फीटस कंप्लीटली डेवलप हो गया है, उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई है अब बच्चे में। तो ये सेक्शन इसकी बात करता है कि अगर किसी क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड मतलब हमने अभी जैसे डिस्कस किया, मतलब एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मतलब 6, 7, 8, 9 मंथ एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी की बात करता है। उस केस में अगर उस वैसे बच्चे की डेथ कॉज करना, कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, एडवांस स्टेजेस में उस बच्चे की डेथ कॉज करना बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, उसे हम कल्पेबल होमिसाइड भी कह रहे हैं। सेक्शन क्या कह रहा है? देखिए, penalize acts that are dangerous, they would be considered culpable homicide if they killed the mother but instead result in the death of the quick fetus। quick का again advanced stages of pregnancy, ठीक है। क्या कह रहा है? whoever, कोई भी इंसान, does any act under such circumstances that if thereby caused death, कोई भी इंसान ऐसा कुछ करता है, ठीक है, कोई भी इंसान ऐसा कुछ करता है जिससे कि उस एक्ट की वजह से वो डेथ कॉज कर देता है, इफ ही देयर बाय कॉज्ड डेथ, he would be guilty of culpable homicide and does by such act cause the death of a quick unborn child। क्या कह रहा है कि भाई the law treats the act as if it was a homicide even though the victim is not yet a person in the full legal sense। क्या कह रहा है कि भाई अगर कोई एक्ट है जिससे आप एक क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ कॉज करते हो, ठीक है, कोई एक्ट किया जिससे क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ कॉज हो गई, तो वो इस सेक्शन के अंदर तो कवर होगा ही, लेकिन उसको हम कल्पेबल होमिसाइड की तरह भी मान के चलेंगे। इफ यू ऑल रिमेम्बर, कल्पेबल होमिसाइड का जब हम पढ़ते हैं उसको जब पूरे तरीके से पढ़ते हैं, वहां पे एक सेक्शंस में दे रखा है कि भाई अगर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि भाई जब एक बच्चा है, ठीक है, हु इज नॉट बॉर्न येट, अनबॉर्न है अभी, अनबॉर्न बेबी के केस में उसके साथ कोई भी ऑफेंस होता है, मतलब उसको उसकी मिसकैरेज कॉज की जाती है, उसकी डेथ कॉज की जाती है, कुछ भी, तो वो इन सेक्शंस के अंडर कवर हो जाएगा। लेकिन एज सून एज उसका एक भी ऑर्गन बाहर आता है, मतलब अभी डिलीवरी के प्रोसेस में, मतलब उसका सिर्फ एक हाथ बाहर आया या सिर्फ हेड बाहर आया है, कोई भी ऑर्गन सिर्फ बाहर आता है, उसके बाद उस बच्चे की डेथ कॉज करना, जन्म के पहले वो अभी बेबी इज नॉट आउट येट, ठीक है, डिलीवर हुआ नहीं है, तब तक वो अनबॉर्न चाइल्ड में आएगा और मिसकैरेज में काउंट होगा। लेकिन हाँ, भले वो उसके बाद एडवांस स्टेज वाला क्विक अनबॉर्न चाइल्ड हो जाएगा, वो अलग केस हो गया, लेकिन स्टिल मिसकैरेज में होगा। लेकिन एज सून एज उसका एक भी ऑर्गन बाहर आता है, तो वहां पे उसे एक कंप्लीट ह्यूमन मानते हैं, वो होमिसाइड हो जाएगा, फिर वो ज्यादा सीरियस नेचर का था, उसके बाद उसकी डेथ कॉज की जाती है, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड भी माना जाएगा। whoever does any act that if he thereby cause death he would be guilty of culpable homicide and does such act
by such act caused the death of a quick unborn child shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 10 years plus fine. मतलब अगर कोई एक्ट ऐसा, कोई इंसान ऐसा एक्ट करता है जिससे कि एक क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ कॉज करता है, ठीक है, वो एक्ट एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं कि ए नोइंग, एक इंसान है, ठीक है, नोइंग दैट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, उसे पता है कि वो जो एक्ट करने जा रहा है उससे जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी डेथ हो जाएगी, does an act which if it caused the death of the woman would amount to culpable homicide, उसे पता है, ठीक है, कि भाई वो जो एक्ट करने जा रहा है उससे वुमन की भी डेथ हो सकती है। अब वहां पे अगर वुमन की डेथ हो गई, जो करने जा रहा था उसे पता था, उसे उस बारे में जानकारी थी और उससे डेथ कॉज हो गई वुमन की, तो वहां पे कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो लायबल होगा। लेकिन द वुमन इज इंजर्ड बट डज नॉट डाई, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वुमन जो है वो उससे घायल हो गई, उसको इंजरीज हुई लेकिन डेथ नहीं हुई, ठीक है, डेथ नहीं कॉज हुई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, लेकिन वुमन की डेथ नहीं कॉज हुई, इंटेंशन क्या था आपको वुमन की डेथ कॉज करने का, मतलब इंटेंशन नहीं कहूंगी लेकिन उसे पता था कि उसके एक्ट से हो जाएगा, लाइकलीनेस थी, लेकिन वहां डेथ नहीं हुई, सिर्फ इंजरी हुई, बट हुआ क्या कि इट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द क्विक अनबॉर्न चाइल्ड विथ विच शी वाज प्रेग्नेंट देयरबाय, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस डिफाइंड इन द सेक्शन। अब क्या है, मैं कह रहा है कि उसको पता था कि वो जो एक्ट है वो करेगा अगर उससे वुमन की डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है, इफ इट कॉज द डेथ ऑफ द वुमन वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। अब अगर उससे डेथ कॉज हो गई तब तो वहां कल्पेबल होमिसाइड हो गया, लेकिन अगर डेथ नहीं हुई, सिर्फ इंजरीज हुई, लेकिन क्या हुआ कि उससे उस बच्चे के जो अनबॉर्न चाइल्ड था उसकी डेथ हो गई, तो वहां पे ये इस सेक्शन में कवर हो जाएगा। वही कह रहा है whoever does any act under such circumstances, ऐसे circumstances में, जब कैसे circumstances में, जबकि that if he thereby causes death he would be guilty of culpable homicide, कि जब अगर वो जो एक्ट कर रहा है वो ऐसे सर्कमस्टेंस में कर रहा है कि उससे डेथ अगर हो गई तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। मतलब क्या कह रहा है कि कोई इंसान अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो उसे, जिसके बारे में जानकारी है कि जिससे डेथ कॉज हो सकती है, अगर वो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे काम कर रहा है जिससे कि डेथ कॉज, अगर डेथ कॉज हुई तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, एंड डज सच एक्ट, और फिर भी वो काम करता है, कॉज द डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, और उसकी वजह से जब उसे पता है कि अगर वो डेथ कॉज होगी तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है, फिर भी वो उसे करता है, और उससे होता क्या है, रिजल्ट ये हुआ, रिजल्टेंट एक्ट क्या हुआ कि जो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड था उसकी डेथ कॉज हो गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा है, ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 इयर्स प्लस फाइन। जैसे आपने पहले देखा था कि आपका इंटेंशन मिसकैरेज कॉज करना है लेकिन हो वुमन की डेथ जाती है, ठीक है, ये हमने पहले देखा था, विद विदाउट कंसेंट वो अलग बात हो गई। ये सेक्शन उसका उल्टा कह रहा है कि आप करना कुछ और चाह रहे हो, करना कल्पेबल होमिसाइड चाह रहे हो, करना तो हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी की डेथ कॉज करना चाह रहे हो या कोई और एक्ट करना चाह रहे हो जो कि अदरवाइज कल्पेबल होमिसाइड होता, लेकिन उससे वो डेथ कॉज हो गई अगर क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की, तो उल्टा ही तो हो गया उसका, तो यहाँ पे इस सेक्शन में लायबल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड का क्विकनिंग, क्विकनिंग क्या है, रेफर्स टू द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द फीटस मूवमेंट आर फर्स्ट फेल्ट बाय द मदर, ठीक है, नॉर्मली 16th एंड 20th वीक के बीच के दौरान था एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो हमने अभी तक समझ लिया इस चीज को कि भाई इनिशियल हो गया एंड एडवांस्ड हो गया, ठीक है, जब हम इनिशियल की बात करें तो वुमेन विद चाइल्ड कह रहे हैं, और जब हम एडवांस स्टेजेस की मतलब 7th 8th मंथ की प्रेगनेंसी है तो फिर हम क्विक विद चाइल्ड कह रहे हैं। At this stage, the law recognizes the fetus as having a distinct life form worthy of higher protection than in the earlier stages of pregnancy. Initial stages से ज्यादा pregnancy, ज्यादा protection की जरूरत होती है बाद वाले advanced stages में। Act क्या है? The accused did an act under circumstances that would have made them guilty of culpable homicide had the mother died.
अगर क्या कह रहा है कि भाई कोई ऐसा एक्ट है, कोई ऐसा एक्ट है जो उसे पता है, भाई ऐसा एक्ट जो वो करने जा रहा है, जिस परिस्थिति में करने जा रहा है, जिन सर्कमस्टेंसेस में करने जा रहा है, वहां अगर माँ की डेथ हुई तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, उसे पता है। ठीक है, टारगेट क्या है? टारगेट वाज वुमन, द वुमन वाज प्रेग्नेंट विद अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है? उसकी वुमन की डेथ होने के बजाय द एक्ट कॉज द डेथ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड और सर्वाइवल ऑफ द मदर, लेकिन माँ की जान बच गई। तो क्योंकि माँ की जान बच गई, द मदर सर्वाइव्स द एक्ट। इफ शी डाइड द चार्ज वुड लाइकली हैव ब्रीड टू कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। लेकिन अगर माँ की जान चली जाती, वही तो कह रहा है कि इन सच सर्कमस्टेंसेस दैट वुड हैव रिजल्टेड इनटू कल्पेबल होमिसाइड, अगर माँ की जान चली जाती तो कल्पेबल होमिसाइड होता, लेकिन सिर्फ बच्चे की जान गई तो ये इस सेक्शन में कवर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेयर्स से गिरने वाला एग्जांपल ही हम लेते हैं, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि अगर किसी ने डिलिबरेटली स्टेयर्स पे कुछ ऐसा रख दिया जिसकी स्लिपरी हो गई, से सम ऑयल, ठीक है, या कुछ ऐसा, या डिटर्जेंट का पानी ऐसा कुछ डाल दिया गया जो कि दैट मेड द स्टेयर्स वेरी स्लिपरी, राइट। अब क्या होता है, किया क्यों गया था? बिकॉज इंटेंशन क्या था? इंटेंशन करने का इंटेंशन ये था कि भाई अगर उसको पता है कि अगर वो लेडी वहां से गिरी तो हो क्या जाएगा, उसकी डेथ कॉज हो सकती है। ठीक है, उसको ये बात क्लियरली पता है, लेकिन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन कॉज करने का क्या है कि भाई वो डेथ कॉज करना बच्चे की। ठीक है, डेथ कॉज करना बच्चे की वो इंटेंशन है। हालांकि पता है कि ये एक्ट अगर इससे डेथ हो गई, मतलब मदर की डेथ हो गई, तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? बच्चे की डेथ कॉज करना। तो यहाँ पे मदर की डेथ कॉज हो जाती, अगर स्लिप कर गई, मान लीजिए द मदर स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स, स्टेयर्स पे डिटर्जेंट का पानी था या ऑयल था एंड द मदर स्लिप्ड। ठीक है, अब उस केस में मदर की डेथ हो गई, अगर मदर की डेथ हो गई तो द बेबी ऑटोमेटिकली डाइड उस इंजरी की वजह से, कुडंट सर्वाइव। ठीक है, वहां तो फिर कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, वो तो लग ही चाहिए कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस। लेकिन अगर मदर की डेथ नहीं होती है, सिर्फ बच्चे की डेथ हो जाती है जो क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है, मतलब 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी था अगर, एंड द बेबी डाइड, उस केस में क्या होगा? वो सेक्शन 92 के अंदर फॉल कर जाएगा। ठीक है, क्यों? इंटेंशन क्या था? टारगेट वाज द बेबी नॉट द मदर। पता था, ये नॉलेज क्या थी? नॉलेज थी कि इस एक्ट से जान भी जा सकती है, तो क्योंकि नॉलेज थी, यहाँ पे इस सेक्शन में कल्पेबल होमिसाइड लग सकता है अगर डेथ कॉज हो गई। ठीक है, विद दिस वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। विच पार्ट? द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज। ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सेक्शन 88 से लेके 92 तक का कॉन्सेप्ट जो था कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, 5 वेरी स्मॉल सेक्शंस। ये सेक्शंस क्या कह रहे हैं कि भाई मिसकैरेज चाहे वुमन कौन सी? मदर की मर्जी से किया जाए या बिना मर्जी से, विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट, दोनों केस में लाइबिलिटी आएगी। लाइबिलिटीज अलग अलग हो जाएंगी, पर लाइबिलिटी दोनों केस में होगी। वुमन खुद भी इसके अंदर लाइबल हो सकती है। प्लस दो अलग अलग स्टेजेस पे बात की जा रही है कि अगर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है तो क्या लाइबिलिटी होगी मिसकैरेज की। एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है जिसे हम क्विकनिंग ऑफ चाइल्ड कह रहे हैं, वुमेन विद क्विक चाइल्ड, ठीक है, ये कह रहे हैं, तो उसके लिए अलग लाइबिलिटी है। इसके बाद अगर एक्ट से, कौन से एक्ट से जो मिसकैरेज कॉज करने के लिए किया गया था, उस एक्ट से वुमन की यानी कि मदर की डेथ कॉज हो जाती है, विद कंसेंट एक्ट था या विदाउट कंसेंट, किसकी? वुमन के। दोनों के लिए अलग अलग लाइबिलिटी है। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं हम कि अगर कोई एक्ट किया गया, इंटेंशन तो मिसकैरेज कॉज करने का था, लेकिन जानकारी ये थी कि भैया ऐसा है कि एक्ट इतना खतरनाक है, मतलब इस नेचर का है, ऐसे सर्कमस्टांस, वही कह रहा है इन सच सर्कमस्टांसेस, ऐसा है इसका नेचर, ऐसा ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है मदर की। अगर डेथ कॉज हो गई तब तो कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन नहीं, अगर कॉज नहीं हुई, मान लीजिए कि गिरने की वजह से सिर्फ इंजरीज आई, मदर को सिर्फ इंजरीज आई, लेकिन बच्चे की, बट द बेबी कुडंट सर्वाइव, ठीक है, मिसकैरेज कॉज हो गया, तो वो सेक्शन 92 के अंदर फॉल कर जाएगा। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है, पर हम आगे पढ़ेंगे उससे, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं, कि अगर बेबी जो है, जब
बिल्कुल अनबॉर्न है, अनबॉर्न का मतलब कंप्लीटली अभी डिलीवर नहीं हुआ, बिल्कुल ही अंदर है, ठीक है, अनडिलीवर्ड है अभी, तब उस केस में उसकी डेथ कॉज की जाती है तो इन सेक्शंस के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन इवन इफ एन ऑर्गन, अगर एक उंगली भी बाहर आ गई, अगर बेबी की एक उंगली भी बाहर आ गई तो भी उसकी फिर डेथ कॉज करना वो एक होमिसाइड के अंदर आएगा, उसका नेचर, उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ठीक है। ये है, अब हमने इसमें समझा कि मिसकैरेज टर्म पहले तो क्यों यूज हुआ है, बिकॉज दीज आर टू सिमिलर टर्म्स जो कि सिनोनिमसली जनरली यूज होते हैं, मिसकैरेज एंड अबॉर्शन। तो हमने देखा कि मिसकैरेज टर्म क्यों यूज किया गया है, अबॉर्शन क्यों नहीं। सो बिफोर वी एंड दिस टॉपिक, हमने लगभग सेक्शन वाइज तो ये कवर कर ही लिया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं अब, क्योंकि मिसकैरेज की बात कर रहे हैं हम, तो एक एक्ट आता है, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सेम कॉन्सेप्ट रख दिए गए हैं आईपीसी से उठा के बीएनएस में, कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, जो था वैसे आईपीसी में उसी तरीके से यहाँ पे रख दिया गया। अब इन सेक्शंस को देखते हुए यहाँ पे हर सिचुएशन में मिसकैरेज कॉज करने को एक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमने यही चीज देखी कि भाई किसी भी सिचुएशन में कॉज किया जाए, इसीलिए मिसकैरेज टर्म जो किसी भी सिचुएशन में कॉज किया जाए उसे ऑफेंस मान रहे हैं। वुमन खुद भी करा रही है तो भी उसकी मर्जी से वो खुद करा रही है, चाहे किसी भी रीजन से, चाहे वो डिफॉर्मिटी हो, या अगर मान लीजिए वुमन के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया गया था बिकॉज ऑफ विच शी गॉट प्रेग्नेंट, तो भी सारे केसेस में अगर शी इज प्रेग्नेंट और वो मिसकैरेज कॉज करा रही है या कोई और करा रहा है तो उसे हम लाइबल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ब्रॉडर हो गया, क्योंकि इसमें हर सेक्शन में हुएवर टर्म यूज किया गया, इसमें सारे लोगों को बहुत वाइडर एम्बिट दे देगा, सबको कवर कर दे रहा है, कोई भी इंसान जो इस मिसकैरेज में शामिल है, ठीक है। अब इस चीज से निकालने के लिए, इसको इसके एम्बिट को लिमिट करने के लिए आया एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी एक्ट क्या है बेसिकली? ये कुछ एक्सेप्शंस देता है, जैसे हमने कहा कि भाई बहुत सारे केसेस लगते हैं जिसकी वजह से लोग मिसकैरेज कराना चाहें, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो बच्चे की, डॉक्टर ने बताया कि ऐसा है कि आपके बच्चे की उंगलियां प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगी, या उसके लिम्स जो है उसमें डिफॉर्मिटी होगी, या उसके एक कान नहीं डेवलप हो पाएंगे, कोई ऐसी फिजिकल डिफॉर्मिटी है जिसको कि अनक्योरेबल है, उसे फिर ठीक नहीं किया जा सकता है, या जो प्रेगनेंसी थी दैट वाज बिकॉज ऑफ सम सेक्सुअल ऑफेंस बीइंग कमिटेड ऑन द वुमन, उसके साथ कोई टीनेज में या किसी और एज में कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ था बिकॉज ऑफ विच शी गॉट प्रेग्नेंट, ठीक है। तो अब इन वजहों से शी डजंट वांट टू कीप द बेबी, उसे नहीं रखना है, एंड शी वांट्स टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी, उसे खत्म करना है। लेकिन अगर वो करेगी तो इसके अंदर लाइबिलिटी हो जाएगी, लाइबिलिटी इसके अंदर उसकी पनिशमेंट हो जाएगा। तो क्या करें इसके लिए? अब क्योंकि इन सेक्शंस को बहुत ब्रॉडर एम्बिट दे दिया गया, इसके अंदर सब हर कोई कवर हो गया। सेक्शन 88 क्लियरली मेंशन कहता है कि भाई आपने खुद ने कंसेंट दिया है तो भी, अब हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस बीइंग कमिटेड ऑन द वुमन शी डजंट वांट टू कीप द बेबी, शी वांट्स टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी, बट वहां आपकी भी लायबिलिटी बनेगी, तो देयर एमटीपी एक्ट्स कम इनटू पिक्चर। एमटीपी क्या कहता है भाई? एमटीपी कहता है कि इसके अंदर कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं कि भाई आप कब प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हो, मिसकैरेज कौन कर सकता है, पहले तो है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें केसेस दे रखे हैं कि कब कैसे कराया जा सकता है मिसकैरेज, और इसके लिए लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। ये सारी चीजें एमटीपी एक्ट देता है बेसिकली। एक ये जो ब्रॉडर एम्बिट है इस पूरे सेक्शंस का, जो सेक्शन 88 से लेके 92 तक के जो सेक्शन है बहुत वाइडर है, इसके एम्बिट को थोड़ा सा लिमिट करने के लिए कि थोड़ा सा स्पेस दे जाता है, इफ यू डोंट वांट टू कीप द बेबी बिकॉज ऑफ लेजिटिमेट रीजंस, आपके पास उसके रीजंस हैं, द बेबी इज नॉट हेल्दी और सफरिंग फ्रॉम सम डिफॉर्मिटी, या अबनॉर्मल बच्चा है, या प्रेगनेंसी ऐसी है जो कि किसी ऐसे रीजन से हुई है कि आपको नहीं रखनी है उसे, ठीक है, जैसे कोई सेक्सुअल ऑफेंस या रेप किसी भी वजह से, तो बिकॉज ऑफ दैट आप उसे टर्मिनेट करना चाहते हो, तो एमटीपी गिव्स यू दैट स्पेस जहां पे आप चाहो तो विद इन दैट प्रोवाइडेड दोज कंडीशंस आर मेट, एंड आप उन प्रोविजंस के एम्बिट में हो, आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक बस को रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि एमडीपी एक्ट बेसिकली कुछ लिमिट लगा देता है इन प्रोविजंस पे, जहां पे कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट
किया जा सकता है, एंड कॉजिंग मिसकैरेज वुड नॉट इन ऑल केसेस अमाउंट टू एन ऑफेंस। सो विद दिस हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। हमारा ये जो टॉपिक था मिसकैरेज का हमने ये कंप्लीट कर दिया 88 से 92 तक। अब आते हैं हम जो कि सेक्शन 93 से लेकर 99 तक, 93 से 99 से बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन सेक्शन 93 से लेके 99 तक जो बात करता है। ठीक है, अब इसमें अभी तक हमने पहले देखा कि भाई बच्चे जो जन्म नहीं लिए हैं उनके साथ अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, उनकी डेथ कॉज की जा रही है तो उसके बारे में। अब बच्चे ने जन्म ले लिया, बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, अब हम यहाँ पे इन्फेंट नहीं चाइल्ड कह रहे हैं, तो चाइल्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एंड बाय द डेफिनेशन वी नो कि बीएनएस कहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी इंसान जो कि बिलो 18 है, बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, उसे इस डेफिनेशन के अंदर कवर किया जाएगा, मतलब दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। ठीक है, फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट एंड एक यूनिफॉर्मिटी देने के लिए, जैसे पहले क्या था कि भाई इस चैप्टर की जब हम स्पेसिफिकली बात करें, एक तो पहले बहुत जगह पे चाइल्ड की डेफिनेशन आईपीसी में नहीं दे रखी थी, तो क्योंकि चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी तो उन्हें हर जगह पे बताना था कि बेलो व्हाट ईयर, ठीक है, बेलो 18, बेलो 16 किसके लिए काउंट किया जा रहा है, किसके लिए ऑफेंस एप्लीकेबल है। तो उस अंडरस्टैंडिंग में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पहले तो इन्होंने बीएनएस में चाइल्ड की एक डेफिनेशन दे दी जिससे यूनिफॉर्म हो गया। अब जहां पे हमें पता है कि चाइल्ड लिखा है वहां फॉर द पीपल बिलो एज, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स सबके लिए वो हो जाएगा, ये चीज हमें पता है। ठीक है, जैसे हम जब इन सेक्शन में पढ़ेंगे तो हमें बहुत जगह पे मिलेगा कि आईपीसी में ऑल द कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट में कहीं चेंज नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया है। जैसे आईपीसी में क्योंकि चाइल्ड तो डिफाइन नहीं था तो वहां पे हर जगह बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स ऐसा लिखा था, उन जगहों को रिप्लेस करके यहाँ पे अब चाइल्ड से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि नाउ वी नो कि जहां पे चाइल्ड की बात की जा रही है वहां बिलो 18 है, तो आईपीसी में जहां जहां पे बिलो 18 था इन पर्टिकुलर सेक्शंस में उसे रिप्लेस कर दिया गया चाइल्ड से। ठीक है, पहली चीज। अब कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये सारे सेक्शंस जो हैं बिलो 18 के बारे में बात करते हैं, उनके ही लिए एप्लीकेबल है। उसमें भी स्पेसिफिकली किसी अगर स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात की गई है, अगर जैसे बिलो 10 फॉर एग्जाम्पल, या बिलो 12 या बिलो 16, तो वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब उनके साथ क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मेनली इट इज रेड इन कॉन्सिडेंस विद आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 23 एंड 24 क्या है, इफ यू रीड दीज आर्टिकल्स, ये बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ऐसे ही बात करते हैं कि भाई उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं कि उनके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, उनके साथ फोर्स्ड लेबर नहीं किया जा सकता, यही सारी बातें घुमा फिरा के आर्टिकल 23-24 करते हैं। उसी के कॉन्सिडेंस में ये ऑफेंसेस दिए गए हैं, उन्हीं के फर्दरेंस में, उन्हीं राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑफेंसेस दिए गए हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, ये होगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस बारे में। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द सेक्शंस। सो ये सेक्शंस क्या है, सबसे पहले 93 एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट, तो पहले तो दो टर्म आ गए, एक्सपोजर अबैंडनमेंट, ये दो टर्म समझेंगे। एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स ऑफ एज, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई और एज ग्रुप है विद इन 18, अगर कोई स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप है वो स्पेसिफाइड कर रखा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है किसके लिए एप्लीकेबल है, बिलो 12 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बाय पेरेंट और हैविंग और पर्संस हैविंग केयर ऑफ इट, मतलब क्या कह रहा है कि एक्सपोजर या अबैंडनमेंट ऑफ बच्चे, ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कि 12 इयर्स के अंडर है, मतलब 12 साल से कम के बच्चे का को एक्सपोज कर देना या अबैंडन कर देना, किसके द्वारा, बाय पेरेंट, या तो पेरेंट्स ने ही कर दिया, और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, या फिर या तो उसके पास लॉफुल कस्टडी थी, केयर, उसको कोई गार्डियन है, उसका लीगल गार्डियन जो भी है, या तो पेरेंट्स ने या लीगल गार्डियन ने, या जिसके पास कस्टडी थी, हैविंग केयर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखने की जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने अगर या तो एक्सपोज किया बच्चों को या अबैंडन किया। अब इन दो टर्म्स का मतलब समझते हैं। अबैंडनमेंट मतलब होता है छोड़ देना,
अबैंडनमेंट का तो मतलब होता है सिंपल छोड़ देना, छोड़ दिया बच्चे को। जैसे हम कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज की केस में कई बार ऐसी केसेस आते हैं कि हमने देखा है कि छोटे बच्चे थे, उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें डस्टबिन में ले जाके रख दिया, या मंदिर के पास उन्हें छोड़ दिया, कहीं छोड़ दिया बच्चे को। छोड़ देना बिल्कुल, मतलब छोड़ देना एज इन कि यू आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चाइल्ड, उसे कह रहे हैं अबैंडनमेंट। ठीक है, लीव, टू लीव, बिल्कुल छोड़ दिया कंप्लीटली, वो हो गया अबैंडनमेंट। अब एक्सपोजर का मतलब ये होता है कि उसे ऐसी जगह पे एक्सपोज करना जहां पे किस तरीके का कोई खतरा हो। जैसे इफ यू लीव अ चाइल्ड, तो वो बहुत तरीके की चीजों से एक्सपोज, जैसे कि हो सकता है कि वो ऐसे लोगों के संगत में आ जाए, लोग उसे पकड़ के लेके जाए जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो शिकार हो जाए, या ऐसा कुछ। तो एक्सपोजर या अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट तो कंप्लीटली छोड़ देना, एक्सपोजर मतलब टू उसे वल्नरेबिलिटीज को फेस करने के लिए एक्सपोज कर देना, टू लीव टू फेस वल्नरेबिलिटीज, भाई आप जो भी चीजें आएंगी उसे खुद देखना। ठीक है, उसे हम एक्सपोजर कह रहे हैं। सेक्शन क्या है भाई, देखिए, तो ऑब्जेक्टिव इज टू पीनलाइज द डिजर्शन ऑफ यंग चिल्ड्रन। यहां जब हम डिजर्शन कह रहे हैं, अबैंडनमेंट का यही मतलब है। अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट मतलब डिजर्शन, यानी छोड़ देना, टू लीव बाय दोज हु आर लीगली बाउंड टू प्रोटेक्ट हिम। कौन कौन, पेरेंट्स दे रखा है, या लीगल गार्डियंस हो सकते हैं, या जिनके पास कस्टडी है, कोई भी पेरेंट्स या केयर टेकर्स। केयर टेकर्स कौन हो सकता है, जिसके पास लॉफुल केयर या कस्टडी के लिए राइट्स है, गार्डियंस, नैनीज, इंस्टीट्यूशनल मैनेजर्स, कोई भी। और एज लिमिट, स्पेसिफिक एज लिमिट क्या रखी है, अंडर 12 years ऑफ एज। ठीक है, सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या, 93 के लिए, टू फॉर एन ऑफेंस टू बी रजिस्टर्ड इन सेक्शन 93, 93 के अंडर फॉल करे, इसके लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब ये कि कोई सेक्शन, कोई ऑफेंडर को 93 के अंदर लायबल कब किया जा सकता है, उसके लिए कंडीशंस का मेट होना जरूरी है। तो वो क्या कंडीशंस है, सबसे पहले एक्सपोजिंग और लीविंग द चाइल्ड इन एनी फिजिकल लोकेशन, उसे कहीं छोड़ देना। एक्सपोज मतलब उसे वल्नरेबिलिटीज के सामने बस ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, एक्सपोज करना, एक्सपोज्ड या अबैंडनमेंट। ठीक है, इंटेंशन क्या है, स्पेसिफिक इंटेंशन इज होली अबैंडनिंग द चाइल्ड, भाई उसे डिजर्शन कर दिया, उसका परमानेंट डिजर्शन, अ टोटल रिलिंक्विशमेंट, मतलब टू लीव, छोड़ देना उसको। ठीक है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ ऑल पेरेंटल या कस्टोडियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, छोड़ देने का क्या मतलब हुआ कि भाई अब खाना पीना रहना देखना केयर उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो छोड़ देना कंप्लीटली। जैसे लोग छोड़ देते, जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा कि भाई या तो कहीं छोटे बच्चे को या तो ऑर्फनेज में ले जाके छोड़ दिया, ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया, या मंदिर के बाहर छोड़ दिया, या कई बार हम देखते हैं इंफेंट्स को डस्टबिन में डाल के छोड़ देते हैं कई पेरेंट्स, बहुत रीजन हो सकते हैं, पर उसे हम कह रहे हैं अबैंडनमेंट। और एक्सपोज का मतलब हुआ, जब हम वी आर सेइंग एक्सपोज मतलब उसे बहुत वल्नरेबिलिटीज के लिए छोड़ देना, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अगर डस्टबिन में रख के छोड़ दिया है, आपने उसे छोड़ दिया ऐसे कि भाई हो सकता है कुत्ते या जानवर आके उसे काट ले, उसे इंजरीज हो सकती है, तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्सपोजिंग, उसको बहुत सारे खतरे के लिए, उसे वल्नरेबिलिटीज के लिए आपने फेस करने के लिए छोड़ दिया। एग्जाम्पल मैंने किया, अ पेरेंट लीव्स अ चाइल्ड एट अ रेलवे स्टेशन विद द इंटेंट टू नेवर रिटर्न, ये इसके अंदर कवर हो जाएगा। या a nanny leaves a toddler in a park at night to quit her job and evade responsibilities, ये इसके अंदर कवर हो जाएगा। या फिर a mother leaves a child at a neighbor's house for a few hours intending to return, इंटेंडिंग टू रिटर्न, यहाँ पे छोड़ा जरूर है कि भाई मुझे काम है, मैं मेरे बच्चे को रख के जा रही हूँ देखना, लेकिन मैं आती हूँ 2 घंटे के अंदर, इंटेंडिंग टू रिटर्न, यहाँ पे अबैंडनमेंट नहीं हुआ है। सेक्शन 93 क्या एप्लीकेबल होगा, नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यही अगर छोड़ के चली जाए कि उसका कभी रिटर्न नहीं होने के इंटेंशन से छोड़ के चली जाना, वो हो जाएगा, इसके अंदर कवर हो जाएगा। बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा है, एक्सपोजर और अबैंडनमेंट। अब एक्सपोजर क्या हो गया, हमने समझा कि भाई दो चीजें हैं, एक्सपोजर और बात करता है अबैंडनमेंट, ये दोनों क्या है,
इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? पहले अबैंडनमेंट का मतलब तो हो गया सीधे लीव कर देना, छोड़ देना, डिजर्शन, मतलब अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हालांकि जिम्मेदारी के बाद तो दोनों में आएगी, मतलब लेकिन अबैंडनमेंट इज कम्प्लीटली एकदम छोड़ देना, भाई उसे कहीं भी छोड़े। जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा कि नैनी ने क्या किया कि बच्चे को पार्क में ले जाके छोड़ दिया, या पेरेंट्स ने रेलवे स्टेशन पे बच्चे को छोड़ दिया, ये हो जाएगा उसमें अबैंडनमेंट। और साथ ही साथ एक्सपोज और लीव कर रहा है, कह रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि आपने उसे अबैंडन कर दिया, तो क्यों उस वजह से आपने उसे एक्सपोज कर दिया, दो तरीके से एक्सपोज कर दिया कि वो खतरे को, जो भी आने वाली चीजें हैं, जो भी सिचुएशन है, उसे वो देखे, खुद फेस करे, अपनी वल्नरेबिलिटीज को सामने से देखे। जैसे हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें कि इफ अ पेरेंट व्हेन अ पेरेंट लेफ्ट अ चाइल्ड इन अ डस्टबिन और समवेयर, या कहीं झाड़ियों में उसे छोड़ दिया, तो जानवरों ने आके उस पर बहुत अटैक किया और बहुत जगह पे डॉग बाइट्स मिले, या इंसेक्ट्स ने बहुत इंजर्ड कर दिया था, ऐसा ऐसी चीजें होती है, ये चीजें इसके अंदर कवर की जा रही हैं, छोड़ देना, ठीक है। तो कोई भी क्या लिख रहा है, सेक्शन क्या कह रहा है, देखिए, व्हेन अ फादर व्हेन अ फादर और मदर ऑफ अ चाइल्ड, कौन कौन कवर हुआ इसके अंदर? फादर, मदर, ठीक है। या तो बच्चे के फादर या मदर, कैसे बच्चे के? 12 साल से छोटे बच्चे के, बिलो 12, और हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, या जिसके पास जो भी केयर टेकर है, ये केयर टेकर कौन हो सकता है? लॉफुल गार्जियन हो सकते हैं, या ऑर्फनेज हो सकता है, अगर ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज का बच्चा है, तो उनकी जिम्मेदारी है बच्चे की देख रेख करने की, तो वो हो सकता है उसके मैनेजमेंट, या जिसके पास भी कस्टडी है, अगर कस्टडी है जिसके पास, तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। शैल लीव और एक्सपोज, या तो क्या करते हैं, इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। और अब ये करते क्या है? एक्सपोज और लीव, ठीक है। such child in any place with the intention of wholly abandoning such child, उसे एक्सपोज कर देते हैं या उसे छोड़ देते हैं, किस लिए? इंटेंशन क्या था? होली अबैंडनिंग, कंप्लीटली छोड़ दिया, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स और एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, इस इरादे से छोड़ दिया। वहां क्या है? पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 7 years विद और विदाउट फाइन। लेकिन वापस आने का इरादा है, अबैंडन करने को छोड़ा है, लेकिन अबैंडन करने का इरादा, अबैंडनमेंट अलग चीज होती है। अबैंडनमेंट मतलब कंप्लीटली एकदम सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो हो गया। उस केस में पनिशमेंट क्या हो जाएगी? पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years विद और विदाउट फाइन, 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट, फाइन हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों चीजें हैं। इसका देखिए एक इंपॉर्टेंट केस है, एम्परर वर्सेस ब्लांच कॉन्स्टेंट क्रिप्स। इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई हैज केयर ऑफ द चाइल्ड का मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो कोर्ट ने बताया कि इट इज नॉट लिमिटेड टू बायोलॉजिकल पेरेंट्स ओनली, क्योंकि सेक्शन ने तो पहले कह ही दिया फादर मदर और एनी पर्सन हैविंग केयर, ठीक है। तो सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि कौन कौन आ जाएंगे? includes anyone with temporary or institutional custody such as managers of orphanage, creches और हॉस्पिटल स्टाफ। अगर हॉस्पिटल में जन्मा हुआ तुरंत बच्चा है, तो हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी है, वो अभी बच्चा किसके पास है? हॉस्पिटल के पास है, तो हॉस्पिटल की स्टाफ की जिम्मेदारी है बच्चे का ध्यान रखने की। तो सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं आएंगे इसमें, बल्कि ये एम्बिट बड़ा है। केयर ऑफ चाइल्ड जब हम कह रहे हैं हैविंग केयर ऑफ चाइल्ड, इसका एम्बिट बड़ा है, इसके अंदर ऑर्फनेज, क्रैचेस जो भी हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, जिसके पास भी जिम्मेदारी है बच्चे की देखरेख करने की, ठीक है। अब इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years विद और विदाउट फाइन। सेक्शन 93 हमने कर लिया। ऑल राइट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हमने अभी क्या क्या कवर कर लिया? हमने सेक्शन 93 तक कवर कर लिया, और हमें नेक्स्ट क्लास में 94 से कवर स्टार्ट करना रहेगा इसमें। सो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज entirely the concept of causing miscarriage, मिसकैरेज कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, पनिशमेंट क्या होगी, मिसकैरेज क्या होता है, ये सारी चीजें
इसके साथ ही साथ अगर चाइल्ड किसे कह रही है हमने पहले भी समझ रखा था जब हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वाइल डिस्कसिंग दिस टॉपिक हमने फिर से फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सेक्शंस एंड एक यूनिफॉर्मिटी के पर्पस के लिए चाइल्ड की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की एंड उसके साथ सेक्शन 93 अंडर दिस टॉपिक हमने कवर कर लिया। ठीक है, क्या है इसमें सिंपल सी बात कह रहा है कि आपने बच्चे को छोड़ दिया, और छोड़ दिया का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऐसे कहीं पे रख दिया या उसे वापस लेके आना, जैसे आप बाहर जा रहे हो 2 घंटे के लिए बच्चे को नहीं छोड़ा है, ठीक है, कि वापस आके मार्केट से आके उसे लेके आओ, वो अबैंडनमेंट नहीं है, लेकिन आपने उसे जानबूझ के कहीं छोड़ दिया कि वापस ला आके उसे लेके नहीं जाओगे, ले आने का कोई इरादा नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का कोई इरादा नहीं है भाई। इफ इट इज योर चाइल्ड फॉर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ये केसेस में हमने देखे हैं, ऐसा बहुत कॉमन होता है कि पेरेंट्स न्यू बॉर्न बेबीज जैसे मैंने कहा छोड़ के चले गए। इफ इट इज योर चाइल्ड, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, बहुत एडवर्स हो सकता है, लेकिन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। ये सेक्शन जो है ये इसी चीज को इसी ऑब्जेक्टिव से इसको पनिशेबल बनाता है कि भाई वो बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, अभी 12 साल से कम बच्चे की एज के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो जिसके पास भी उसकी कस्टडी है, अगर फादर मदर है तब तो वो, या बाकी कोई भी जिसके पास जिम्मेदारी है उस बच्चे की देखरेख करने की, उसको देखरेख करना आपका काम है। नहीं करोगे, उसे छोड़ देते हो उसके हाल पे, उसके साथ जो भी हो उसके लिए, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसके लिए लायबिलिटी सेक्शन 93 देता है। ठीक है, हमने इस टॉपिक में ये सेक्शन कवर किया। अब इसके बाद इसमें 94 से लेके 99 तक 6 सेक्शंस बचे हुए, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, चैप्टर 5 हमारा यही था, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस चैप्टर स्टार्टेड विद सेक्शन 60 63 63 से जो चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। बस 5 सेक्शंस इसके बचे हुए, दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे बीएनएस का, जो कि आईपीसी में था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, इसको कवर करेंगे, हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसमें हम बहुत सारी, इसको भी बहुत सारी कैटेगरी में बांट के रखा है कि भाई ऐसे ऑफेंसेस, जैसे हम पहला देख सकते हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे मर्डर, कल्पल, होमिसाइड, ये सब इसमें आएंगे। फिर आने वाले सेक्शंस में बहुत सारी चीजें, किडनैपिंग, अबडक्शन, बहुत कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, कन्फाइनमेंट, ये सब इसमें आते हैं, ये सारे ऑफेंसेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर बीएनएस, दैट विल बी स्टार्टिंग प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट लेक्चर, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, because we only have 6 sections remaining in the previous topic, so we'll be covering that, and after that we'll be starting with this topic and section 100 onwards. So that's all for today, and I hope क्या है made things clear. See, हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि हम जितनी easy तरीके से हो सके, आप देख सकते हैं explanations, essentials, illustrations के साथ आपके लिए चीजें लेके आते हैं, ताकि आपकी better understanding को हम ensure कर सके। And आई बिलीव कि मैं अपनी ओर से जितनी भी मैक्सिमम कोशिश मैं करती हूँ। स्टिल इन केस ऑफ यू हैव क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी कुछ डाउट्स हैं, यू प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जुडिशियल लॉ क्लासेस इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, हमारे नंबर्स हैं, आप हमें उस पर रीच कर सकते हो, आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें रीच आउट कर सकते हो, हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हो। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, एंड प्लीज टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। See you all in the next lecture.